गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुनो पाकिस्तान की अहम खबरों और इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स और इन्फॉर्मेशन से भरी हुई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। सुबह बखैर, सब ठीक ठाक, खैरियत जनाब। और हमेशा की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन शो जिसमें है इंफरटेनमेंट भी, इंटरटेनमेंट भी और इन्फॉर्मेशन भी। इसके अलावा स्पोर्ट्स और हेल्थ टिप से सजा हुआ हमारा ये शो है और उम्मीद करते हैं कि आज के शो में भी आपको बहुत कुछ देखने को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिसे आप भरपूर एंजॉय करेंगे और आपकी दिलचस्पी का बहुत सारा सामान होगा। नाजरीन, हमारी कोशिश होती है सुनो पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपको ना सिर्फ कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों से आगाह किया जाए, बल्कि आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर की जाएं जिन पर अमल करने से आप अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग पर तवज्जो दे सकते हैं और साथ ही साथ मुल्क और कौम की बेहतरी पर भी काम कर सकते हैं और एक्टिव हो सकते हैं, पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं। तो बिल्कुल जनाब, इसके अलावा सोशल मीडिया पर मौजूद सुनो पाकिस्तान के मुख्तलिफ पेजेस को लाइक, फॉलो और शेयर करके आप भी हमारे शरीके सफ़र बन सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से भी आगाह कर सकते हैं। तो बिला ताखीर आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल से। ओवर टू यू नजर। तो आइए आपको ग्राफिक्स के थ्रू अपडेट करते हैं। बलाई इलाकों में सर्दी गजब ढाने लगी। पहाड़ी इलाकों में बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया है। शुमाली बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी और सैलाब की नई वार्निंग जारी कर दी गई है। ताहम पंजाब के मैदानी और सिंध के बालाई इलाकों में धुंध छाए रहने का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां बेशतर इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है और गिलगित में दर्जा हरारत कम से कम 0 और ज्यादा से ज्यादा 11 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की बात करते हैं। स्कर्दू में कम से कम टेम्परेचर -5 और ज्यादा से ज्यादा 8 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। और अब नजर डालते हैं आज़ाद कश्मीर के मौसम पर। वादी नीलम और लीपा में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 3 और ज्यादा से ज्यादा 16 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की बात करते हैं। श्रीनगर में कम से कम पारा -5 और ज्यादा से ज्यादा 11 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। और अब आगे बढ़ते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां बलाई इलाके बर्फबारी के बायस शदीद सर्दी की लपेट में हैं। दारुल हुकूमत पेशावर में दर्जा हरारत कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 23 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की जानिब चलते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। वहां पर कम से कम टेम्परेचर -5 और ज्यादा से ज्यादा 11 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चित्राल, सवात, शांगला, मानसहरा, एबटाबाद समेत दीगर इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। सयाहों और मकामी आबादी को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत की गई है। और अब जिक्र कर लेते हैं सुबह पंजाब के मौसम का, जहां बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में दर्जा हरारत कम से कम 7 और ज्यादा से ज्यादा 23 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद का तस्करा करते हैं। वहां पर कम से कम टेम्परेचर 4 और ज्यादा से ज्यादा 22 डिग्री रहने की तवक्को है। और अब मुल्तान की तरफ बढ़ते हैं। वहां पर कम से कम पारा 8 और ज्यादा से ज्यादा 22 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के अक्सर इलाकों में धुंध छाए रहने की पेशगोई की है। ताहम मरी गिलियात में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। और अब बलूचिस्तान की तरफ रुख करते हैं और आपको बताते हैं बलूचिस्तान का मौसम, जहां ज्यादातर अजला में शदीद सर्दी की लहर जारी है। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा का दर्जा हरारत कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 12 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीम, बारखान समेत दीगर इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। और आखिर में जिक्र करते हैं सुबह सिंध के मौसम का,
जहां बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। शहरे कायद कराची में दर्जा हरारत कम से कम 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री रहने की तवक्को है। हैदराबाद की तरफ चलते हैं, वहां पर कम से कम पारा 13 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बालाई अजला में धुंध छाए रहने का इम्कान है। आपको वेदर अपडेट्स हमने दी और अब आपके साथ एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ शेयर करते हैं। नाजरीन, आपने सड़कों पर गाड़ियों को धकेलते तो देखा होगा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो आप शेयर करने वाले हैं आपके साथ वो कुछ इस तरह है कि पड़ोसी मुल्क भारत से जहां एक जहाज़ को धक्का लगाने की वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। ये वाकया भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आबाई इलाके गुजरात में पेश आया, जहां एयरपोर्ट में मुलाजमीन एक जहाज को पीछे से धकेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल जनाब, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, इसकी वीडियो भी मौजूद है और बताया यह जा रहा है कि हमले को तकनीकी तौर पर खराबी के शिकार तैयारे को हाथों से पीछे की तरफ धक्का देना पड़ा। एयरपोर्ट लाउंज में मौजूद लोगों ने जब ये मंजर देखा तो उसे कैमरे की आंख में महफूज कर लिया और करना भी बनता था, क्योंकि देख के सभी हैरान और शशतर रह गए कि जनाब हमने हमेशा गाड़ियों को धक्का लगते देखा है, बाइक्स को लगते देखा है, लेकिन इमेजिन करें कि जहाज को। तो जनाब कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि ये है मोदी का तरक्की याफ्ता भारत, जहां जहाजों को भी धक्का लगाया जा रहा है। तो कुछ का कहना था कि दुनिया आगे की तरफ बढ़ रही है और हमारे यहाँ हर चीज पीछे की तरफ धकेली जा रही है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और बड़ी वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, और साथ ही साथ तनकीद भी हो रही है नरेंद्र मोदी पर। और चूंकि ये गुजरात एयरपोर्ट का वाकया है तो नरेंद्र मोदी का ताल्लुक भी गुजरात से है। और मजीद आगे चलते हैं और एक और मज़े की खबर आपके साथ शेयर करते हैं। वो खबर है चीन से, जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बार फिर सबको पीछे छोड़ दिया। दुनिया की पहली फिजाई मोटर बाइक स्काई राइडर X1 को लॉन्च कर दिया चीन ने, और एक बाइक को चीन की मशहूर कंपनी रेक्टर ने तैयार किया। और ये बाइक ना सिर्फ ज़मीन पर इलेक्ट्रिक बाइक की तरह चल सकती है, बल्कि सिर्फ एक बटन दबाने पर ये परवाज भी कर सकती है। वाह, जबरदस्त जनाब। सड़क पर दौड़ते इस बाइक को आप जब चाहें फजा में बुलंद कर सकते हैं। जहां आपने देखा ट्रैफिक जैम है, ब्लॉक है, आप जनाब बटन दबाएं और हवा में जाएं। स्काई राइड बाइक के जनाब 4 बाजू हैं जो कि खुलते हैं और साथ ही पंखे भी हरकत में आ जाते हैं। इसके बाद ये बाइक 60 मील फी घंटा की रफ्तार से फजा में परवाज कर सकती है, जो कि बड़ी ज़बरदस्त स्पीड है इसकी। ये सवारी 2 मुख्तलिफ वर्जन में दस्तयाब होगी। कम कीमत की बाइक X1 SL फजा में 25 मिनट तक परवाज कर सकेगी, जबकि ज़्यादा कीमत वाली X1 SX बाइक में ज़्यादा बड़ी बैटरी नस्ब होगी और वो तकरीबन 40 मिनट तक परवाज कर सकेगी। और इसके अलावा बाइक में इमरजेंसी पैराशूट भी मौजूद होगा, जो कि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल के दौरान, हवा तेज़ है या कोई भी इस तरह का वाकया पेश आ जाता है, तो वो पैराशूट भी खुल सकता है। और मजीद आपको बताते हैं कि बाइक की इब्तदाई कीमत जो है वो है 7 लाख अमरीकी डॉलर्स के करीब बताई जा रही है, जो शायद आम लोगों के लिए ज़्यादा हो, लेकिन कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल में इसकी जो कीमत है वो कम भी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं इस तक रसाई उनकी मुमकिन हो जाएगी सून। तो उम्मीद करते हैं कि जनाब इसमें मज़ीद एडवांसमेंट आए और जल्दी जो टेक्नोलॉजी है ये वायरल हो और पाकिस्तान में भी पहुंच जाए, क्योंकि ट्रैफिक के बड़े मसाइल जो है ना वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सस्ती होगी तो फिर ही कामयाब होगी। चलें एक और अच्छी खबर आपके साथ शेयर करते हैं। इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, दुनिया भर में पाकिस्तानी आमों ने एक नया एहसास हासिल कर लिया है। वैसे तो हमारे आम जब भी एक्सपोर्ट होते हैं तो बाहर जहाँ भी जाते हैं सबको अपना गर्विदा बनाते हैं। और ये एजाज क्या है उज़ैर? एजाज ये है कि कौमी असम्बली में पेश की गई एक रिपोर्ट है और वो ये बताती है कि पाकिस्तानी आम दुनिया भर में सबसे ज्यादा बरतानिया में खाए गए हैं और उन्होंने खूब वहां पर एंजॉय किया। क्या बात है, लगता है अंग्रेजों को भी हमारे आम के मजे आ रहे हैं। बिल्कुल जी, उन्हें पता चल गया, वो इसने आशना हो गए हैं, तो फिर वो हर साल बेसब्री से इंतजार करते हैं। सिर्फ 6 महीने में बरतानवी शहरी 17.97 मिलियन डॉलर के आम खा चुके हैं। बहुत अच्छे, यानी बरतानिया वाले भी आम को फलों का बादशाह मान ही गए हैं। और ये बात सिर्फ जनाब बरतानिया तक महदूद नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी आम मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, जर्मनी, कनाडा और सऊदी अरब में भी छा चुके हैं। लगता है आम की एक्सपोर्टेड स्वीटनेस ने सबके दिल जीत ही लिए हैं आखिर। और यहाँ अपने नाज़रीन को ये भी बता दें कि पाकिस्तान आम की पैदावार के लिहाज से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा, जबकि इसको बरामद करने वाला
दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है और पाकिस्तान में मुतादिद इकसाम के आम पाए जाते हैं, लेकिन चौंसा, सिंदड़ी और अनवर रटोल को पाकिस्तान में पैदा होने वाले बेहतरीन आमों में शुमार किया जाता है और पाकिस्तान के आम इसकी ख़ास पहचान है। इसलिए कई दहाइयों से पाकिस्तानी हुकूमत आम को ख़ास लोगों को बतौर तोहफा देकर उनके दिल जीतती आई है और ये सिलसिला आगे भी यूं ही जारी रहेगा। और अगर आपको भी आम का बड़ा बेसब्री से इंतजार हो रहा है, दिल कर रहा है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं तो वैसे भी उज़ैर आमों की बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे ऐसा लगता है आम ठंडे हों और बेशुमार और बहुत सारे हो ना, जिस गालिब ने कहा था। चले जी, ये तो कुछ इंटरेस्टिंग खबरें थी लाइटर नोट पे आपके साथ शेयर की। अब कुछ सियासी सूरत हाल की बात कर लेते हैं। जनाब, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का खेल जारी है। इसे खेल ही कहा जाएगा, जो कि अभी तक बज़ाहिर ऑप्टिक्स नजर आते हैं। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें पीटीआई के मुतालिबात पर मुशावरत की गई और इस बात पर इत्तेफाक हो गया कि इत्तेहादी जमातों से सलाह मशवरे के बाद पीटीआई के मुतालिबात का मुश्तरका जवाब तैयार किया जाएगा। मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ये कहते हैं कि हुकूमत की ख्वाहिश है कि पीटीआई से मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए। जुडिशल कमीशन बनाने का भी कोई फैसला नहीं हुआ। मुश्तरका मौक़िफ़ तैयार करने के बाद 27 या फिर 28 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास बुलाया जा सकता है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ हुकूमत के जवाब की मुंतज़िर है और इस बात पर डटी हुई है कि जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात आगे नहीं चल सकेंगे। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं कि कोशिश है कि मुज़ाकरात से बात बन जाए, अगर ना बनी तो सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर होगा। तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन अलायंस के लिए सरगर्म है। गुज़श्ता रोज़ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं ने मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर से मुलाकात की और उन्हें अलायंस में शामिल होने की दावत दी। उन्होंने अपनी मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी भी करा दी है। इसी तमाम सिचुएशन पर डिस्कशन कर लेते हैं, एनालिसिस लेते हैं। आदिल निज़ामी हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आदिल। आपसे जानना चाहेंगे कि पीटीआई अपोजिशन अलायंस के लिए बड़ी मुतहर्रिक है, सरगर्म है। क्या वजह है कि हम देखते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि मजबूत अपोजिशन हो, आवाम का भी इसमें फ़ायदा होता है, हुकूमत की इस्लाह के लिए भी बातें होती हैं, लेकिन ये तो कहा करते थे हम अकेले ही काफ़ी हैं, आपको याद होगा। तो अब ये अलायंस बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? उज़ैर, बहुत शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो भी आपने कहा ना कि उनकी एक सोच थी जो पार्टी में पाई जाती थी, जो बानी पीटीआई हमेशा करते रहे हैं कि फ्लाइट को करते रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इतनी स्ट्रेंथ भी है कि वो सोलो फ्लाइट करें और अपने मामलात को खुद से लेकर चलें। अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रही है, वहाँ पे इंगेज हुई है, वहाँ कुछ उतने रिजल्ट्स आते नज़र नहीं आ रहे, तो पॉलिटिकल एक्टिविटी उन्होंने करनी है, अपने आप को जिंदा रखना है सियासत में। एहतजाज अब उस तरह से कर नहीं पा रहे, जो हमने देखा कि 24 नवंबर के बाद जो पूरी सूरत हाल बनी है, उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़ा प्रोटेस्ट को लेकर बैक फुट पे है, तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है उसको उसने बढ़ाने का फैसला किया। अब अगर देखने मुस्तफा नवाज़ खोखर साहब हैं, वो एक ही शख्सियत हैं, चले वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे हैं, लेकिन उनकी ज़ाती हैसियत से पॉलिटिकल वर्क कितनी है इस्लामाबाद के लेवल पर वो आप बेहतर जानते हैं। उससे पहले शाहिद खान अब्बासी साहब और उनकी पार्टी, वो एक नई पार्टी है, अभी तक उसने बाकायदा तौर पर इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया हुआ। अब उसके साथ वो मिले हैं और उनको भी साथ लेकर चलने का ऐलान किया। ये कुछ शख्सियात तो हैं जो साबका जमातों में रहते हुए नोटेबल्स हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून में रहे, प्राइम मिनिस्टर बने, उनके साथ मिफ्ता इस्माइल हैं, वो उनके वजीर खजाना रहे, नाराज होकर पार्टी से अलग हुए हैं। तो अब ये देखना है कि इन शख्सियात के शामिल होने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना फ़ायदा होगा। बाजार ये लगता नहीं कि पॉलिटिकल को इतना बड़ा फ़ायदा होगा। टॉक शोज में उनकी नुमाइंदगी हो जाएगी, मीडिया बयान तक उनके साथ होंगे। असल जो अपोजिशन पार्टी थी जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंगेज करने में ताहाल नाकाम रही है, वो मौलाना फजल रहमान थे। उनके पास स्ट्रीट पावर भी थी और उनके पास सियासी तजर्बा भी था। देखा पीडीएम तहरीक में भी उनको जो पीडीएम जमातें थी उन्होंने पेश रखा, उसके बाद उनसे नाला है, इलेक्शन 2024 के रिजल्ट की वजह से नाला है। 1 साल हो गया है, हुकूमत भी उनको उस तरह से मनाने में नाकाम रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको मिलाकर जो एक बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर डाल सकती थी हुकूमत के ऊपर, वो डालने में भी नाकाम रही है। बिल्कुल ठीक। आदिल, ऑपोजिशन अलायंस के मामले को ही मद्देनजर रखते हुए हमें ये जरा बताइएगा कि पानी की तकसीम के मामले पर पीपल्स पार्टी और पीटीआई पार्लियामेंट में हुकूमत के खिलाफ एक बेंच पर नजर आ रहे हैं हमें, और पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलहदगी की धमकियां भी दे रही है। कितना इम्कान है कि मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी और पीटीआई हुकूमत के खिलाफ एक साथ नजर आएंगी? ये पानी की तकसीम एक संजीदा मसला है पाकिस्तान में। हम तो सिंध इंडिया के साथ जो हमारा मुआहदा है उससे ज़्यादा हमें जो लोकल 1991 का मुआहदा है उस पर हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में ज़्यादा सियासत हो रही है, ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं।
कौमी मसला है ये, इसको इलाकाई मसला या फिर इसको एथनिक बुनियादों के ऊपर मेरे ख्याल से डील नहीं करना चाहिए। दुनिया कहाँ तरक्की कर है, अभी हम पानी की तकसीम के ऊपर रुके हुए हैं। अब यहाँ पे जो सियासी बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है सिंध में। सिंध का ये दरीना मुतालबा रहा है कि अगर पंजाब में मजीद पानी तकसीम हो जाएगा, नहरें बन जाएंगी, तो सिंध का जो टेल का इलाका है, जो कोटली बराज के आगे का जो 280 किलोमीटर का एरिया है, वहाँ पर जो है वो बिल्कुल इलाका बंजर हो जाएगा। लेकिन पिछले सालों में हम देख रहे हैं बारहा सैलाब आते हैं, बारहा जो हमारा पानी है, जो मीठा पानी है, वो समंदर की नजर हो जाता है, हम उसको जाया कर देते हैं। तो इससे मेरे ख्याल से सियासत की बजाय कोई टेक्निकल जो लोग हैं जो कौमी सतह पर, उनकी जो है राय मेरे ख्याल से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अब ये अफसोस था कि इस पर सियासत हो रही है। बिल्कुल ठीक है, सही कहा आपने आदिल, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, इस मसले का हल निकालना चाहिए बैठकर। ये बताइएगा कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात एक बार फिर मुअत्तल होने का खदशा है और ये भी कहा जा रहा है कि शायद ही चौथा राउंड हो। क्या लगता है मुज़ाकरात का ये जो मजाक चल रहा है, ये संजीदगी में बदल पाएगा? देखिए, मुज़ाकरात के लिए शायद अभी वो वाला टाइम आया नहीं था। दोनों जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात के ऊपर डटी हुई है। हुकूमत जो है उसके लिए सारी सूरत हाल बेहतर है, वो अपने अमूर हुकूमत चला रही है। और का खतरा था, वहाँ से वो निकल आए, इकॉनमी बेहतर हो रही है, उनके जो आलमी रवाबित हैं वो बेहतर हो रहे हैं। तो हुकूमत को तो इस टाइम कोई इतनी जल्दी नहीं थी मुज़ाकरात के लिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी फार्मूलाज उन्होंने अप्लाई किए, उन्होंने वर्क नहीं किया। तो जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने मुतालबात से भी बैकफुट पे जाना पड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बिल्कुल हुकूमत से बात नहीं करना चाहती थी, उसे बात करने के लिए भी राजी हो गई है। लेकिन अब जो दो मुतालबात बचे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन पर खड़ी है, स्टैंड कर रही है, हमारी पीटीआई ने भी बोला है कि अगर हुकूमत कमीशन बनाती है 9 मई पर, 26 नवंबर पर, तो उसके बाद ही चीजें आगे बढ़ेंगी। तो हुकूमत इस मूड में दिखाई नहीं दे रही। ज़ेली कमेटी बना दी है, लेकिन जो बयानात हैं इरफान सदीकी के हों, राना सनाउल्लाह के हों, उसे आया है कि किसी सूरत भी हुकूमत इस मूड में नहीं है कि वो जुडिशल कमीशन बनाए। और माजी में भी देखें, अगर पाकिस्तान में पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है या पाकिस्तान में जो वाक़यात हुए हैं, उनमें जो कमीशन बनते हैं, जुडिशल कमीशन बनते हैं, कोई नताइज आते नहीं। अगर उनकी रिपोर्ट आती भी है तो उस पर उस तरह से अमल नहीं होता। आदिल, लेकिन सेनेटर इरफान सदीकी ने बताया कि जुडिशल कमीशन बनाने का अभी कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। ताहम बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि अदालतों में केसेस होने के बावजूद जुडिशल कमीशन बन सकता है। भारत में मुंबई और गुजरात फसादात पर भी कमीशन बनाया गया। तो क्या लगता है कि हुकूमत जुडिशल कमीशन बना पाएगी? क्योंकि उन्होंने एक प्रॉपर एविडेंस के थ्रू बात की है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, प्रॉपर एविडेंस के थ्रू बात की है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर जुडिशल कमीशन को ही लेकर उस मुतालबे का भी जो ज़ेली मुतालबात है उनको देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन बने, या फिर सीनियर जजेस, सीनियर मोस्ट जो 3 जजेस हैं उनकी सरबराही में ये जो है कमीशन बने। सुप्रीम कोर्ट में अपने जो मामलात हैं वो आईनी बेंच को लेकर हो, वो रेगुलर बेंच को लेकर हो, वहाँ पे जो एक डिवीजन है, वहाँ पे 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो चीफ जस्टिस बने हैं पहली बार, तो अब उनके जो मामलात वहाँ पे एक तकसीम दिखाई दे रही है। अगर कमीशन बनता भी है अगर सुप्रीम कोर्ट में, तो उस कमीशन की वक़्त क्या होगी? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरह भी कंडीशन कर रही है कि जो नाम हो जजेस के, वो भी पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनको जो है कंसल्ट किया जाए, फिर जाकर उस कमीशन को बनाया जाए। तो बज़ाहिर नहीं लग रहा कि एक कमीशन बनेगा। हुकूमत बिल्कुल इस मूड में दिखाई नहीं दे रही कि वो फिलहाल इस कमीशन को बनाए। बिल्कुल ठीक है, हुकूमत भी लग रहा है कि कमीशन नहीं बनाना चाहती और टाइम बाय कर रही है। बहुत शुक्रिया आदिल निज़ामी, आप हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज़किया। और बिल्कुल इस वक्त तो अगर ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं इन्हें मजाक कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि दोनों जानिब से हम देख रहे हैं कि ऐसे मुतालबात हैं जो कि पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और तहरीक इंसाफ जो है वो बार बार कमीशन बनाने पर जोर दे रही है और ये भी कह रही है कि जो जजेस हों वो उनकी मर्जी के हों, जो उसमें लोग शामिल हों वो पहले नाम उनसे कंसल्ट किया जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि सेनेटर इरफान सदीकी के भी बयानात आ रहे हैं दूसरी जानिब से हुकूमत की तरफ से, वो भी कह रहे हैं जनाब हमने अपने इत्तेहादियों से मुशावरत करनी है, हमें वक्त दरकार है, हम आपकी डेडलाइन पे अमल दरामद नहीं कर सकते। तो अब देखना ये कि इस तमाम तर सूरत हाल में जो चौथा राउंड है मुज़ाकरात का वो हो पाता है या नहीं, और अगर होता है तो फिर वो कितना मौसर होता है और उसमें से क्या नतायज जो हैं वो बरामद होते हैं। इससे मुतालिक हम आपको आगाह रखेंगे। अभी शामिल करते हैं प्रोग्राम में ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होती है। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद दोबारा से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पंजाब के जिला रहीम यार खान के करीब वाक़े एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखने वाले बस्ती काजी अब्दुर्रहमान कुरेजा, इसे यूट्यूबर्स का गांव कहा जाता है। ये गांव ना सिर्फ अपनी रिवायात और दही ज़िंदगी के खूबसूरत रंगों से मालामाल है, बल्कि यहाँ के नौजवानों ने यूट्यूब पर अपनी सलाहियतों का ऐसा मुजाहरा किया कि दुनिया उनकी कहानियों को जनाब मज़ीद भी सुनना चाहती है।
ये गांव आज पूरी दुनिया में अपनी मुनफरिद शनाख्त के साथ जाना जाता है। इस गांव से ताल्लुक रखने वाले यूट्यूबर्स मुख्तलिफ इक़साम का कंटेंट क्रिएट करते हैं, जिन पर देही जिंदगी की झलकियां, ज़राअत, खेतीबाड़ी, मकामी सकाफत, रवायती खाने और व्लॉगिंग शामिल है। इनकी वीडियोस ना सिर्फ मकामी बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी मकबूल हो रही हैं, जिसकी वजह से ये गाँव डिजिटल इनकलाब की एक मुतासिर कुन मिसाल बन चुका है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं इसी गांव के एक होनहार यूट्यूबर, जिन्होंने अपनी तख्लीकी सलाहियतों और मेहनत के जरिए यूट्यूब की दुनिया में अपनी पहचान बनाई, बल्कि बहुत से दूसरे नौजवानों को भी इस जानिब राग़िब किया, जो कि इससे भी अच्छी बात है। तो आइए उनसे मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर हैदर अली। हैदर, सुनो पाकिस्तान में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि आपके गाँव को यूट्यूबर्स का गाँव क्यों कहा जाता है और इसकी मुनफरिद शनाख्त के पीछे कहानी क्या है, जरा वो हमें और हमारी ऑडियंस को सुनाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सबसे पहले तो मैं उन तमाम भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और मैं इतने मकाम पर पहुंचा। और दूसरी बात यह है कि हमारा गांव यूट्यूबर का गांव इसलिए कहा जाता है कि हमारा जो गांव है 80+ घरों पर मुश्तमिल है। तो हमारे घर जो 80+ घर हैं उनमें कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें यूट्यूब का काम ना किया जा रहा हो। अच्छा। और बल्कि यूट्यूब के काम करने के साथ साथ अर्निंग भी हासिल कर रहे हैं। और तकरीबन 90 जो यानी चैनल्स हैं वो हमारे मोनेटाइज हैं, जो अर्निंग दे रहे हैं। हर घर में कुछ ना कुछ अर्निंग यूट्यूब से हासिल कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारे गांव को यूट्यूबर्स का गांव कहा जाता है। अच्छा हैदर, मुझे ये बताइए, आप जिंदगी में इंसान जब भी कुछ भी करता है, कोई भी करियर परस्यू करता है, कोई काम करता है, कोई स्किल सीखता है, उसके पीछे कोई थॉट प्रोसेस होता है या इंस्पिरेशन होती है। आपको ख्याल कैसे आया कि आपको यूट्यूब स्टार्ट करना चाहिए, और जो आपकी पहली वीडियो का एक्सपीरियंस था, तजर्बा था, वो कैसा रहा, वो भी शेयर कीजिए। जी, ये देखें कि जब मैंने स्टार्ट में काम किया था, वो मैं यानी यूट्यूब का काम करने से पहले मैं हॉस्पिटल में जॉब करता था। तो हॉस्पिटल में इतने यानी मुझे मुआवजा नहीं मिलता था कि मैं अपने अखराजात पे कर सकूं। और उसके साथ साथ मुझे एक शौक था कि मैं अगर 1 रुपया भी कमाऊँ ना, मालिक बन के कमाऊँ, मुझे नौकर बन के 1 लाख भी नहीं कमाना। तो उसके बाद मैंने ये सोच के अपने गाँव में आया, और गाँव में आने के बाद मैंने ये काम स्टार्ट किया यूट्यूब का। और स्टार्ट में मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि जिस गांव में यूट्यूब का नाम तक ना हो, वहाँ पे यूट्यूब की वीडियोस बनाना और काम करना बहुत काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैंने जब यहाँ पे काम स्टार्ट किया, लोगों ने मुझे काफ़ी बातें सुनाई, और उसके बाद मुझे काफ़ी ताने सुनने पड़े और काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, जब मेरा पहला चैनल मोनेटाइज हुआ तो उसके बाद लोग मुझे मोटिवेट करना शुरू हो गए और मेरे साथ जुड़ना शुरू हो गए। और उसके बाद मैंने लोगों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी टीम्स बना के काम किया, और जितने लोग मेरे पास आते हैं मैं उनको काम सिखाता हूं। अच्छा हैदर, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप जो है ना सिर्फ अपने तक आपने महदूद नहीं रखा इस चीज़ को, आपने लोगों को भी राग़िब किया, सिखाया। ये बताइएगा कि आपका जो हम ज़्यादातर कंटेंट देखते हैं देही ज़िंदगी का है, इस पर क्या वजह है ख़ास तौर पर काम करने की? ये देखें कि लोग जो होते हैं ना, वो सिर्फ अपना कंटेंट बना के सिर्फ खुद कामयाब हो। तो मैंने ऐसा कंटेंट सोचा है कि जो लोगों को बहुत जल्द कामयाब बनाता है और इंटरेस्टिंग होता है। यानी डेली बेसिस के जो माशरे के हालात होते हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हम ये तमाम कंटेंट क्रिएट करते हैं। और इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात हम नहीं करते या कुछ ऐसा शो नहीं करवाते जो इस्लाम के खिलाफ जाए। ठीक है सर। उसके बाद हम ऐसा कंटेंट है हमारा कि डेली माशरे में कुछ भी हम देख लें, हम उसको कंटेंट में तब्दील करके एक वीडियो के रूप में हम लोगों को दिखाते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा हैदर, मुझे ये बताइए कि अब तक आपके जो 2 यूट्यूब चैनल्स हैं उनको गोल्डन बटन मिल चुका है। मुझे ये बताइएगा, ये बटन हासिल करने में कितना अरसा लगा, और इन दोनों चैनल्स का जो कंटेंट है वो एक दूसरे से किस हद तक मुख्तलिफ है? ये देखेंगे, जब मेरा पहला चैनल मोनेटाइज हुआ था उसको तकरीबन 3.5 मंथ लग गए थे, और पहला गोल्डन प्ले बटन मुझे यानी हासिल करने में तकरीबन 6 मंथ लग गए। पहले 6 मंथ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया था इस्लामिक बेस का। और उसके बाद मैंने प्रे ऑफ इस्लाम बनाया था, इस्लामिक बेस, जो कि मेरा पहला चैनल था। उसके ऊपर मुझे इतना तजर्बा नहीं था, थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन जब मैंने प्रे ऑफ इस्लाम चैनल बनाया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो दूसरा यानी प्ले बटन है, गोल्डन प्ले बटन, तो वो मुझे तकरीबन 3 से 3.5 मंथ के अंदर वसूल हो गया था।
अच्छा हैदर, एक ये भी बड़ा मामला होता है ना कि जनाब शुरू में तो आप कुछ स्टोरीज आपके पास होती हैं, आप कंटेंट बना लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इसको लेकर चलना एक मुश्किल काम है। ये बताएं, वीडियो बनाने में कितना पैसा खर्च हो जाता है, क्या मेहनत लगती है, और क्या आप अपनी वीडियोस का स्क्रिप्ट भी खुद लिखते हैं, कंटेंट किस तरह जनरेट करते हैं, ये भी ज़रा शेयर करें। ये देखें कि अल्लाह ताला ने हर बंदे में कोई ना कोई गॉड गिफ्ट, तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे अंदर ये गॉड गिफ्ट है कि मैं एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर हूँ, और उसके बाद मैं माशरे में कोई भी चीज़ देख लूँ उसको मैं कंटेंट में तब्दील कर सकता हूँ। अगर मैं यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक के ऊपर किसी भी जगह पे स्क्रोलिंग कर रहा हूँ, लोग स्क्रोलिंग करते हैं देखने के लिए, कुछ यानी इंटरटेनमेंट के लिए। मैं जब भी स्क्रोलिंग करता हूँ अपना कंटेंट ढूंढने के लिए, मुझे कुछ भी कहीं से हिंट मिल जाता है तो मैं अपना वहां से कंटेंट क्रिएट कर लेता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मेरी टीम है, मैं खुद उनको स्क्रिप्ट लिखता हूँ, लिख के उनको देता हूँ, और उसके बाद इस वक्त जो मेरा कंटेंट है उससे शुरू करने से पहले पाकिस्तान में कोई ऐसा आदमी नहीं था कि ये किस कंटेंट पे काम कर रहा हो। जब मैंने ये कंटेंट स्टार्ट किया और मेरे गांव ने मुझे कॉपी किया, और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो भी मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ वो मुझे आए दिन वो वीडियो देखने को मिलती हैं, यानी हजारों। अच्छा हैदर, आखिर में हमें ये भी बता दीजिए कि डेफिनेटली आपका जो कंटेंट है दूसरे कंटेंट राइटर्स और चैनल्स के हवाले से बहुत अलग है। पाकिस्तान में कुछ अरसे से इंटरनेट की रफ्तार के हवाले से बहुत सी शिकायत सामने आई थी और आ रही भी रही हैं। क्या इस मसले से आपके काम को कोई फ़र्क पड़ा, कोई मुतासिर हुआ आपका काम, और आपने इस मसले का हल क्या तलाश किया, ये भी बताइए। अब ये देखें कि कोई ऐसा यानी इंटरनेट से जुड़ा कोई इदारा नहीं है जिस इफेक्टिव ना हुआ हो। तो हमारा जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है या फेसबुक, टिकटॉक का एल्गोरिथम है, उसका हमारे इंटरनेट से कोई लेन देन नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि उनको मुकम्मल वर्क चाहिए। इधर हमारे ईद है, शादी है, फौत है, कुछ भी है, उनको काम चाहिए प्रॉपर। अब ये देखिए इधर इंटरनेट का मसला बना, उनका तो इससे कोई लिंक नहीं है, वो खराब हो या सही हो या जैसा मर्जी चलता रहे, लेकिन हमारा काम इंटरनेट की वजह से बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुआ था। हमारे चैनल्स काफी यानी डाउन हुए थे। अगर ये देखें कि एक साल की मेहनत जो है और उसको अगर एक साल अच्छे से फीड देते रहे आप चैनल्स को, उसके बाद आप 15 दिन, 10 दिन या 1 वीक तक आप उसके ऊपर प्रॉपर काम ना कर सके किसी भी वजह से, तो वो हमें अगले 6 मंथ तक उसका इफेक्ट जाता है, वो हमारे चैनल यानी डाउन रहते हैं। तो इस हिसाब से हमें यानी काफ़ी लॉस भी हुआ इंटरनेट की बंदिश की वजह से, और उसके बाद यानी हमारे नुकसान का सामना भी करना। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया हैदर, आप इसी तरह से ज़बरदस्त काम करते रहें, अच्छा कंटेंट जनरेट और आवाम उससे एंटरटेन होती रहे, क्योंकि आपका काम बड़ा डिफरेंट है और साथ ही साथ आप उन नौजवानों के लिए मिसाल हैं जो कि अपना तो भला करते ही करते हैं, दूसरों का भी भला करते हैं, दूसरों के भी काम आते हैं, और आपकी वजह से आपके गांव की एक मुनफरिद शनाख्त बन चुकी है, पहचान बन चुकी है, जो कि आपके लिए बड़ी कामयाबी की बात है। तो बड़ा ज़बरदस्त है, और भी जो नौजवान हैं वो भी इस तरह का काम कर सकते हैं और अपना नाम बना सकते हैं। प्रोग्राम में वक्त हो गया ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद कुछ बात हो जाए खेलों की, तो जनाब इसमें अगर बात करें तो भारत है जो कि अपनी हरकतों से बाज आने का नाम ही नहीं ले रहा। चैंपियंस ट्रॉफी में नया तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और अपनी टीम की शर्ट पर पाकिस्तान का नाम और लोगो लगाने से इनकार कर दिया है, जिस पर पाकिस्तान ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। मगर आईसीसी भारत को दो टोक अल्फाज में ये वाज़ेह कर चुका है कि पाकिस्तान का लोगो ना लगाया तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड को खत्मी शक्ल दे दी है। स्क्वाड से आउट ऑफ फॉर्म अब्दुल्ला शफीक और उस्मान खान को ड्रॉप किए जाने का इम्कान है। उनकी जगह इमामुल हक और हसीबुल्लाह के नामों पर गौर किया जा रहा है, जबकि साइम अयूब के अनफिट होने पर भी मुतबादल खिलाड़ी लेने पर मुशावरत की जा रही है। ताहम साबिक भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फेवरेट करार दे दिया और कहा है कि पाकिस्तान को अपने मैदानों में खेलने का बड़ा फ़ायदा हासिल होगा और किसी भी टीम के लिए पाकिस्तान को हराना आसान नहीं होगा। इसी पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद याया हुसैनी साहब। बहुत शुक्रिया याया साहब आपके वक्त का। ये जानना चाहेंगे आपसे कि भारत बार बार क्रिकेट में सियासत को क्यों ला रहा है? अब भारत ने पाकिस्तान का नाम और लोगो भी अपनी शर्ट्स पर लगाने पर एतराज़ उठा दिया है। क्या आईसीसी अपने कवानीन पर पाबंदी करा सकेगा, जिस तरह से ऐलान किया कि सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर ऐसा ना किया तो?
देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान 2025 का होस्ट है और जब से पाकिस्तान को ये चैंपियंस ट्रॉफी मिली है और जैसे जैसे चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के दिन करीब आए हैं, कोई ना कोई मसला हर रोज़ कोई ना कोई नई कहानी जो है वो घड़ दी जाती है और एक नया मसला जो है वो खड़ा कर दिया जाता है। और अब चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान के पास है और फ्यूजन मॉडल के तहत ये चैंपियंस ट्रॉफी मुनक्किद हो रही है, भारत अपने मैच बज़िद था यूएई में खेलने पर, वो उसकी बात मान ली गई है पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को सामने रखकर। तो अब एक नया मसला सामने आ गया है कि भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी में वो लोगो इस्तेमाल नहीं करेगी जिस पर लिखा होगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान। टूर्नामेंट में बशमूल पाकिस्तान 7 टीमें ये लोगो इस्तेमाल करेंगी, भारत क्यों नहीं करेगा? ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का टूर्नामेंट है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अपने कवायद और ज़वाबित पर अमल दरामद के लिए पाबंदी कराएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत सिंपल उसूल है, जिस तरह पाकिस्तान ने कहा कि भारत पाकिस्तान खेलने नहीं आता तो हम भी मुस्तकबिल के आईसीसी टूर्नामेंट में भारत खेलने नहीं जाएंगे। तो अगर भारत ने ऐसी कोई शरारत की जो होना फिलहाल तो दिखाई नहीं देती, सिर्फ भारतीय मीडिया का शोर शराबा ही लगता है, तो पाकिस्तान भी फिर ऐसे ही करेगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा याया साहब, हमें इस हवाले से भी आगाह कीजिए कि खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड को खत्मी शक्ल दे दी है। फाइनल स्क्वाड में कौन इन हो सकता है और कौन ड्रॉप हो सकता है, क्या लगता है आपको? देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान के अलावा बाकी 7 टीमें उन्होंने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो ऐलान अब तक नहीं हो सका है। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि सायम अयूब जो कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टीम पाकिस्तान की जीत की जमानत बने थे, 3 मैचों में 250 और 100 किए थे उन्होंने, वो अपने टखने के फ्रैक्चर की वजह से इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और मुझे नहीं लगता कि वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो है वो फिट हो पाएंगे। जो तो अगर याया साहब वो फिट नहीं हो पाते तो फिर कौन सा ऐसा मुतबादिल खिलाड़ी है जिस पर गौर किया जा सकता है? कौन आपकी नज़र में बेहतरीन मुतबादिल हो सकता है उनका? देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हमारे लिए बुरी खबर यह है कि साइम अयूब नहीं है, तो दूसरी तरफ अच्छी खबर भी है और वो अच्छी खबर यह है कि जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे हम जारिया मिजाज ओपनर फ़खर जमान को लेकर नहीं गए थे, जिनकी शानदार सेंचुरी के साथ ओवल लंदन के मैदान पर हमने 2017 में भारत को शिकस्त दी थी फाइनल में। और वो मुकम्मल फिट हैं, वो पाकिस्तान से खेलने के लिए तैयार हैं, इस वक्त दुबई में मौजूद हैं, ILT T20 टूर्नामेंट खेल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारा मसला यह है कि साइम के साथ इनिंग का आगाज कर रहे थे अब्दुल्ला शफीक, वो मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कलर हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों में 3-0 उन्होंने किए, फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के स्क्वाड से उनको बाहर कर दिया गया है। तो फिलहाल तो उनकी टीम में जगह बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। सिर्फ साइम अयूब नहीं, अब्दुल्ला शफीक भी इस टीम में नहीं है। अब सवाल यह है कि इमामुल हक का नाम लिया जा रहा था कि वो टीम में वापस आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह उनके ऊपर मोहम्मद हुरैरा को फौकियत दी गई मुल्तान टेस्ट मैच में और 2 दिन के बाद जब दूसरा टेस्ट मैच मुल्तान में शुरू होगा वहां भी हुरैरा ही खेलेंगे, तो अब इमामुल हक के सर पे भी तलवार लटक रही है। और ऐसी सूरत में पाकिस्तान टेस्ट टीम के कैप्टन शान मसूद इस वक्त एक मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आए हैं और टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बन सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम होगी उसमें 7 बैट्समैन हैं, 1 विकेट कीपर है, 4 फास्ट बॉलर हैं और 3 स्पिनर। बिल्कुल ठीक। अच्छा याया साहब, बताइएगा, आपकी तो एक्सपर्ट राय हमें चाहिए होगी इस मामले पर। साबिक भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया। कुछ बात हजम नहीं हो पाई क्योंकि भारत की जानिब से हमेशा जाती मुफादात को आगे रखा जाता है। तो पाकिस्तान को फेवरेट क्यों करार दिया गया है, इसकी क्या वजह आपको लगती है, बताइए। देखिए, सुनील मनोहर गावस्कर जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10,122 रन 34 सेंचुरियों के साथ स्कोर किए, ये वही सुनील मनोहर गावस्कर हैं जिन्होंने 92 वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान की जीत की पेशगोई की थी। ये वही सुनील मनोहर गावस्कर हैं जिन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में टीम भारत की जीतने के हवाले से गुफ्तगू की थी। 10 मैच नाकाबिल शिकस्त रहने वाली भारत की टीम 19 नवंबर 2023 को नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड की शानदार सेंचुरी के साथ हार गई थी। अब सुनील गावस्कर ये कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में मेज़बान पाकिस्तान जो है वो एक फेवरेट टीम होगी और उसकी वजह उन्होंने ये कही कि एक तो पाकिस्तान मेज़बान है, दूसरी तरफ यहाँ की पिचेस के ऊपर पाकिस्तान टीम जो है वो उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकती है। यहाँ पर स्पिन ट्रैक हैं, पाकिस्तान के पास अच्छे स्पिनर्स हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया है। तो टीम पाकिस्तान जो है वो अपने इस मोमेंटम की वजह से जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में एक मुश्किल नहीं फेवरेट टीम। सही, बिल्कुल ठीक।
अच्छा ये साहब, अब इंग्लिश क्रिकेटर जेम्स बेंस पीएसएल और आईपीएल के लिए रहता कवानीन पर अपने बोर्ड के दोहरे बयान पर बोल पड़े हैं। कहते हैं कि आईपीएल खेलने की इजाजत है तो फिर पीएसएल की इजाजत क्यों नहीं? बड़ा वैलिड क्वेश्चन है उनका। इंग्लिश बोर्ड के इस दोहरे मेयार की क्या वजह है? भारत की तो चले समझ आती है। देखिए, बात दरअसल ये है कि पैसा फेंक तमाशा देख वाली बात है। और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है एक टाइम पर बिग थ्री बनाने जा रहे थे। और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि उनके खिलाड़ियों के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना जो है इंपॉर्टेंट होगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो पाकिस्तान सुपर लीग है उसमें कई इंग्लिश क्रिकेटर्स को रखा है। लेकिन जो जेम्स बेंस बात कर रहे हैं कि जी एक तरफ ईसीबी जो है वो आईपीएल के लिए तो अपने खिलाड़ियों को रिलीज करने पर आमादा है, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के लिए वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। तो उनकी बात किसी हद तक नहीं, बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि जो आईपीएल का ड्यूरेशन है वो 2 महीने के लगभग है, जबकि पीएसएल जो है वो 1 महीना 4 दिन 5 दिन में खत्म हो जाती है। इस बार 1 महीना 10 दिन का ये टूर्नामेंट होगा। तो खिलाड़ी खेलते हैं, प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, पैसे बनाते हैं। तो अब एक खिलाड़ी अगर ये बात कर रहा है तो फिर मजीद कुछ कहने या सुनने की बात रह नहीं जाती। अगर पाकिस्तान अपने खिलाड़ियों को इंग्लैंड काउंटी खेलने के लिए भेजता है, वहाँ की लीग में खेलने के लिए भेजता है, तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अपने रवाबित को बेहतर करना होगा। उनके खिलाड़ी आ रहे हैं लेकिन आटे में नमक के बराबर है और बहुत सारे खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिया भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। या साहब, लास्टली आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी हम बात कर रहे थे इमामुल हक की। इमामुल हक के साथ हसीबुल्लाह का नाम भी सुनने को बड़ा मिल रहा है, उस पर भी ज़रा कमेंट कर दीजिएगा। क्या उन्हें शामिल किया जा सकता है और अगर किया जाएगा तो कितना फ़ायदेमंद होगा टीम पाकिस्तान के लिए? लेकिन पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हसीबुल्लाह अनफिट है और अच्छा। वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं है और उनकी जगह जो है रोहेल नजीर को रखा गया। और अब देखना ये होगा कि हसीबुल्लाह जो है वो ट्राई सीरीज में टीम पाकिस्तान का हिस्सा होते हैं या नहीं होते। जल्द उनके रिकवर होने का भी कोई इम्कान नहीं है साहब? पाकिस्तान एक विकेट कीपर के साथ जा रहे हैं जी। और जल्द उनके रिकवर होने का भी इंजरी से कोई इम्कान नहीं? नहीं, अभी तो वो इंजर्ड है, अभी वो इंजरी से सेहतयाब नहीं हुए। लेकिन देखना होगा कि जो ट्राई सीरीज हो रही है जिसमें पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, उसमें वो टीम में शामिल होते हैं, फिट होते हैं, नहीं होते हैं। लेकिन जो मेरे पास इत्तलात हैं उसके मुताबिक इमामुल हक और हसीब दोनों के इम्कानात ना होने के बराबर है। बिल्कुल ठीक है जी, आपकी इत्तलात बड़ी ज़बरदस्त हैं, बड़ी ऑथेंटिक हैं और हमेशा से ही बड़ा फ़ायदेमंद होती है और हमारी ऑडियंस के लिए बड़ी दिलचस्पी का बायस होती है। बहुत शुक्रिया याया हुसैनी साहब आपके कीमती वक्त का, और आप अपना दे रहे थे और तमाम मामलात पर डिस्कशन कर रहे थे। हम तो बड़े एक्साइटेड हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और भारतीय मीडिया की जानिब से बिला वजह का तमाशा किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, धूल उड़ाई जा रही है, लेकिन ऐसा होगा कुछ भी नहीं। उन्हें यकीनन इस लोगो वाली जो शर्ट है वो पहननी पड़ेगी, वरना आईसीसी की जानिब से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पहले जो मामला थे उस पर पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया और न्यूट्रल वेन्यू पर मान गया पाकिस्तान, लेकिन हर बार इस तरह से नहीं होता, तो अब भारत को भी ये समझना होगा। और इसी के साथ लेते हैं छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, अब बात करते हैं कुछ हेल्थ के हवाले से। तो जिगर इंसानी जिस्म के सबसे अहम अज़ा में से एक है जो हमारी जिस्म को डिटॉक्स करने, विटामिन्स को ज़ख़ीरा करने और हाजमे में मदद फराहम करने बेशुमार अहम काम अंजाम देता है। ताहम हमारी गैर सेहतमंदाना ग़ज़ाई आदात, नाकिस तर्ज़ ज़िंदगी, आलूदगी के नतीजे में जिगर मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाता है, जिसमें हेपेटाइटिस ए, बी और सी समेत दीगर जानलेवा बीमारियों का खतरा भी लाहक होता है। जिगर के मुख्तलिफ अमराज की वजूहात क्या हैं, इनकी अलामात की पहचान कैसे की जा सकती है, सबसे बढ़कर इनसे बचा कैसे जा सकता है, इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है मारूफ माहिर ग़ज़ाइयत डॉक्टर सहर चावला को। डॉक्टर सहर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि जिगर का हमारी बॉडी में क्या रोल है, इसकी अहमियत को आप किस तरह से बयान करेंगी शुरू में? देखिए जी, लिवर आपके जिस्म की मेटाबॉलिक मशीनरी है। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है? मेटाबॉलिज्म 2 चीज़ों से बनता है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, यानी बनाना भी और तोड़ना भी। एनाबॉलिज्म का मतलब है बनाना, कैटाबॉलिज्म का मतलब है तोड़ना। यानी जिस्म के जितने सारी सेंट्रल फंक्शन है, जो बनाना है वो भी यहाँ हो रहा है, जो तोड़ना है यानी उसको खारिज करने की डायरेक्शन में निकालना है, क्योंकि मे बी वो जहरीला है, जिस्म के लिए वो ख़तरनाक हो सकता है या जिस्म के इम्यून सिस्टम को थ्रेट दे सकता है, उसकी भी रुख
जिगर ने करना है और जिस चीज़ को बना के टिश्यूज़ में ट्रांसपोर्ट करना है, ब्लड में ट्रांसपोर्ट करना है ताकि वो हमारी बॉडी को फ़ायदा दे सके, वो भी जिगर ने करना है। यहाँ तक कि आपके जिस्म से आपका एक डाइजेस्टिव फ्लूइड सबसे ज़्यादा टॉक्सिन्स लेके निकलता है, बाइल, उसको बनाते ही आपका जिगर है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक है। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि वो कौन कौन सी बीमारियाँ स्पेशली नाम लेके जो आपको एक तो जिगर से होती हैं, और सिम्टम्स के बारे में बताइए। बहुत सारे लोग कंप्लेंट्स करते हैं कि आपके पाँव से हीट निकल रही है, हाथों से हीट निकल रही है। लव दैट क्वेश्चन, बिकॉज टाइम हमारे पास लिमिटेड है, तो मैं आज खास करके फुट लिवर कनेक्शन के बारे में बात करना चाहूंगी। बहुत सारे सिम्टम्स आपको बताऊंगी जो पैरों से बहुत अर्ली स्टेज में आप बता देते हैं कि जिगर की वजह से होते हैं। जिगर की वजह से बीमारियां कौन सी होती हैं, पहले इसका एक लाइन में आंसर करना चाहूंगी। पूरे के पूरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आपके पास डायबिटीज आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल का हाई होना आ जाता है, ब्लड प्रेशर का हाई होना आ जाता है। आपके पास इवन के मेटाबॉलिक सिंड्रोम की आगे वाली डिजीज अब स्टेजेस में कहा जाता है कि अल्जाइमर्स डिजीज भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम का हिस्सा है। और इस पर मैंने एक बड़े मजे की वीडियो भी की थी अपने यूट्यूब पे, जिसपे मैंने बताया था अल्जाइमर्स डिजीज वाली प्रोटीन जिगर से स्टार्ट कैसे होती है। खैर, लेट्स सेव दैट फॉर सम अदर टाइम। फुट लिवर कनेक्शन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और पैर की बात हम क्यों आज कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि सबसे पहले आपका पैर बताता है आपका जिगर खराब है। क्यों? क्योंकि पैर जिगर से दूर एसोसिएटेड है। पैर एक ऐसी जगह है जिसको ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी देर से पहुंचती है, यानी अगर कोई प्रॉब्लम आती है जिगर में तो करीब वाले हिस्सों में तो पहले सिम्टम्स ही आएंगे ना, उनको तो चीज़ मिलती रहेगी। पहले सिम्टम कहाँ आएगा? दूर वाले हिस्से में आएगा। इसलिए पैर के सिम्टम्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले सिम्टम जिसकी मैं बात करने लगी हूँ वो आपके पास पिटेकी भी होते हैं। पिटेकी कहा जाता है सबक्यूटेनियस हेमरेजेस को। छोटे छोटे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास इसके। रेड स्पॉट्स, पर्पल स्पॉट्स, यहाँ ब्राउन स्पॉट्स, ये पूरी पिनिया जिस जगह को कहते हैं ना, शिन्स को, यहाँ पे बनना शुरू हो जाते हैं। ये क्यों बनते हैं? ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से बनते हैं। थ्रोम्बोसाइट का मतलब है प्लेटलेट, पिनिया का मतलब है कम होना। प्लेटलेट्स हमारे ब्लड के वो सेल्स हैं जो कि आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ब्लड क्लॉट करते हैं। जब जिगर ठीक काम नहीं कर रहा होता, प्लेटलेट्स का नंबर नीचे जाता है और जिगर ब्लड में अदरवाइज भी बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है। उसकी वजह से ब्लड वेसल्स का रप्चर और ये माइनर हेमरेजेस शुरू होना शुरू हो जाते हैं। ये बड़ी अर्ली स्टेज है। इसको पिटेकी भी कहा जाता है, सबक्यूटेनियस हेमरेज भी कहा जाता है। ये ब्लड वेसल्स रप्चर होने की वजह से होता है। और पिटेकी की एक और वजह विटामिन सी की कमी भी होती है जिस्म में, उसको जिगर के साथ कंफ्यूज नहीं करना। आपका काबिल डॉक्टर बता सकता है कि कौन सा जो पिटेकी है वो विटामिन सी की कमी से है और कौन सा लिवर की वजह से है। दूसरी जिस चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहूँगी, जो टांगों की स्किन है वो बहुत ज़्यादा इंक्लूडिंग पैरों की आपके पास शाइनी हो जाएगी, पतली हो जाएगी और बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। पतली क्यों होगी? लिवर आपके पास कोलेजन प्रोटीन बनाने में काम आता है जो आपकी ये स्किन होती है। दूसरा, आपके पास वो शाइनी और बहुत ज़्यादा रेड हो जाएगी। और एक और चीज़ है आपके पास स्पाइडर वेन्स। ये मैं सारे पॉइंट्स लिख के लाई हूँ कि एक भी चीज़ आप लोग मिस ना करें। जबरदस्त, बड़ा अच्छा काम आपने किया। बिल्कुल, सारे बोर्ड पे स्पाइडर एंजियोमा और स्पाइडर वेन्स जिन लोगों को होती है ना वो पहचान लेते हैं। और ये सिर्फ पैरों और टांगों पे नहीं होती, पूरे जिस्म में हो सकती हैं। और पहले ये पैरों और टांगों पे शुरू होती है। ये आपके पास क्यों होती हैं? मर्द और औरत दोनों के जिस्म में एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन होता है, औरत के जिस्म में ज़्यादा होता है। टॉक्सिक एस्ट्रोजन से हमारा जिस्म सारी जिंदगी एक्सपोज रहता है, जो आपके पास सिंथेटिक प्रोडक्ट्स, जीएमओ फूड प्रोडक्ट्स में है, जिसको जिगर ने खारिज करना होता है। जब जिगर ठीक तरह काम नहीं करेगा, टॉक्सिक एस्ट्रोजन आपके पास ऊपर जाएगा। और टॉक्सिक एस्ट्रोजन जब ऊपर जाता है, इसमें एबिलिटी होती है ब्लड वेसल्स को डायलेट करने की, एक्सपैंड करने की, वेस्कुलर पूलिंग करने की, और वो ऐसे मकड़ी के जाले जैसी वेन्स की शेप करता है। ये बहुत शुरू की निशानी है जो आपके पास यहाँ पर नजर आती है। देखा भी जाता है, पाँव पे भी ये होते हैं। बड़े पेशेंट्स आते हैं अक्सर, मुझे उठाएंगी पेशेंट्स सलवार दिखा के, डॉक्टर साहब ये देखें क्या है। फिर उनका वो पता लगता है कि टॉक्सिक एस्ट्रोजन ज्यादा है, उनका फैटी लिवर है। और यही वजह है कि अक्सर जो प्रेग्नेंट औरतें होती है ना, क्योंकि प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन ऊपर जा रहा होता है, तो बाद में उनको स्पाइडर वेन्स भी हो जाती है और पित्ते की पत्थरियां भी हो जाती हैं, क्योंकि इसकी वजह से बाइल बिल्डअप। अक्सर औरतें प्रेगनेंसी से रिकवर करेंगी जिन्होंने अपना ख्याल नहीं रखा होगा, पित्ते में पत्थरियां हुई होंगी, इसी वजह से होंगी। यहीं से मैं नेक्स्ट सिम्टम पे आ जाती हूँ। नेक्स्ट सिम्टम होता है जी आपके पास आपकी स्किन बहुत ज्यादा येलो होना शुरू हो जाती है। और स्किन येलो होने के साथ साथ ये जो एक जॉन्डिस का भी काइंड ऑफ सिम्टम होता है। आपका जो यूरिन है वो डार्क पेल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे उन लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना जो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। अक्सर लोग जो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं उनका यूरिन भी डार्क पेल होता है, उसका मतलब नहीं है कि आपको जिगर का मसला है, खास करके बी कॉम्प्लेक्स जो ले रहे हो। और जो स्टूल है ना आपका पखाना, वो लाइट कलर का हो जाएगा। ये होता है जनाब कोलेस्टेसिस की वजह से। कोलेस्टेसिस क्या चीज़ है?
कोलेस्टेसिस का मतलब ये है कि आपका लिवर जो डाइजेस्टिव फ्लूइड बाइल बनाता है उससे जिन नालियों से निकलना है, बाइल डक्ट से, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, स्लज आ रहा है, वो रोड़ा बन रहा है, जिसकी वजह से बाइल ने नॉर्मली एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन को फॉलो करना था। एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन का मतलब है कि उसने नीचे आंतों तक अपनी साइकिल कंप्लीट करनी थी, कुछ रिसाइकल होकर पोर्टल वेन के थ्रू वापस लिवर में आना था, वो ये नहीं कर पाता, उसका साइकिल खराब हो जाता है। अब वो वापस लिवर में भी जाएगा, ब्लड में भी जाएगा, टिश्यूज में भी जाएगा। अब जहाँ जहाँ जाएगा वो इरिटेशन क्रिएट करेगा। इस कंडीशन को कोलेस्टेसिस कहते हैं और इसकी वजह से एक और सिम्टम आता है जो कि आपके पास आता है, इची स्किन। ऐसे लोगों के पैरों में इतनी खारिश होगी और मुझे यकीन आज की वीडियो के बाद बहुत सारे लोग कहेंगे अच्छा हमें तो ये इस वजह से हो रहा है। इची स्किन इससे क्योंकि बाइल जिस्म से जहरीला मादा भी तो लेके निकलता है ना, जब वो जहरीला मादा नहीं निकलेगा और बाइल कोलेस्टेसिस हो रहा है, वो पीछे आ रहा है, तो आपके पास इची स्किन करेगा। यहीं से नेक्स्ट सिम्टम आ जाता है पैरों की बदबू। ऐसे लोग चाहे पैरों को जितना मर्जी धो लें, सर्दियां हो गर्मियां हो, जराबे पहने ना पहने, उनके पैरों की बदबू नहीं जाती है क्योंकि बाइल वाले टॉक्सिन्स जब पीछे आ रहे होते हैं तो आपके पास बदबू लेके भी आ रहे होते हैं। यहीं से नेक्स्ट सिम्टम आपके पास आ जाता है पैरों की एड़ियों का फटे होना, यानी आपके पास लोगों में देखते हैं आप क्रैक्ड हील्स। जितना मर्जी पेडिक्योर करा लें, जब तक डाइटिंग और ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं होंगी, मैं देखती हूँ खवातीन को इतना फैटी लिवर है, इतना ओवरवेट और पैर साफ करवा रही है, अपनी सेहत तो ठीक करें पहले, ठीक है ना। पेडिक्योर से क्या होगा, इंटरनली काम करें, पेडिक्योर से क्या करेंगी आप। अब वो क्यों होता है आपके पास क्रैक्ड हील्स क्यों होती हैं? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी की वजह से होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके पास क्यों कम होंगे? इसलिए कम होंगे क्योंकि जो बाइल है अब वो फ्लो ठीक नहीं कर रहा, अगेन बाइल, ठीक है। बाइल ने आपके पास जिस्म में विटामिन ए एब्जॉर्ब करना था, ओमेगा 3 एब्जॉर्ब करना था, विटामिन के एब्जॉर्ब करना था, डी एब्जॉर्ब करना था। के एब्जॉर्ब नहीं होगा, के ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करता है, अगेन हैमरेजेस। विटामिन ए एब्जॉर्ब नहीं होगा, ए ने आपकी स्किन की रिसाइकलिंग करनी होती है, रिजुविनेशन करनी होती है, क्रैक्ड हील्स होंगी। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे, वो स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, अगेन आपकी क्रैक्ड हील्स होंगी। फैटी लिवर को आप ट्रीट करेंगे तो ये सारी चीजें ट्रीट होंगी। और एक और मजे की चीज है, जो आपको पैरों का बड़ा अंगूठा सूज जाता है, जिस जॉइंट को आप कहते हैं मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट, जो कि गाउट की निशानी है। गाउट की निशानी कहते हैं ना कि पहले नॉर्मली दाएं पैर का बड़ा अंगूठा आपके पास सूज जाता है। अब आप कहेंगे जी वो तो किडनी की वजह से होता है, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम, क्योंकि किडनी ने पेशाब निकालना होता है। जो यूरिक एसिड है ना, उस साइकिल की शुरुआत हमेशा लिवर में होती है, यूरिया की फॉर्म में। लिवर में पहले यूरिया बनता है, लिवर में यूरिया साइकिल कंप्लीट होती है, फिर वो यूरिया आपके पास किडनी में जाता है और वो सहर, जो मुझे समझ आ रही है ना कि सारी बीमारियों का जो आगाज है ना वो लिवर से होता है। और बहुत सारी सिम्टम्स पे हमने बात, ये बताएं, हो जाए फैटी लिवर तो इसको रिवर्स किस तरह से किया जा सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। सबसे पहली जो चीज आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है, वो आपने इंक्लूड करनी है कि डाइट आप कम कर दें, स्नैकिंग छोड़ दें, इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ आ जाएं, हेल्दी कीटो की तरफ आ जाएं, और कुछ ऐसे सॉल्ट्स और सप्लीमेंट्स मौजूद हैं जो आपके पास बाइल की फ्लो को ईजी करते हैं। एक तो आपने कम से कम 16 से 18 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, और यहाँ पर अपनी डाइट से फैट निकालने की गलती नहीं करनी। लोग पता क्या करते हैं, सोचते हैं हमें फैटी लिवर हो गया, मैं अंडे की जर्दियां ना खाऊं, गोश्त ना खाऊं। दुनिया का सबसे बड़ा लाइपोट्रोपिक एजेंट कोलीन, आपके पास लाइपोट्रोपिक को कहते हैं चर्बी काटने वाला, चर्बी काटने वाले को मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं लाइपोट्रोपिक। कोलीन है ही अंडे की जर्दी और गोश्त में। अंडे की जर्दी और गोश्त छोड़ के आप फैटी लिवर का इलाज नहीं खा सकते, जबरदस्त खा के आप कर सकते हैं, ठीक है। सब्जियां तो लेनी है, लेकिन आपने फैटी डाइट भी लेनी है। दूसरा, जब आप डाइट में फैट लेते हैं तो वो आपके लिवर को स्टिमुलस देता है कि वो बाइल और सिक्रीट करे। अगर आपके लिवर के प्रॉब्लम के साथ बाइल कम सिक्रीट हो रही है, अभी हमने बताया बाइल की वजह से कितने मसले हो रहे हैं, तो जब आप सैचुरेटेड फैट लेंगे, खास करके देसी घी और ये सारी चीजें, तो वो सिक्रीट होगा। कुछ बड़ी जबरदस्त हर्ब्स होती हैं जो जिगर से चर्बी कम करती हैं, जिसमें आपके पास मिल्क थिसल भी होती है। एक पूरा लिवर डिटॉक्स हर्ब्स का प्लान होता है, एक पूरा लिवर डिटॉक्स एक वो है, एक फॉर्मुलेशन है जो मैं क्लाइंट्स को कंप्लीट गाइड भी करती हूँ। उसमें आपके पास मिल्क थिसल होती है, उसको सिलिमेरिन भी कहा जाता है, बड़ी पुरानी चाइनीज हर्ब है। उसमें टर्मरिक होती है, उसमें सिट्रस फील होता है, उसमें आपके पास सिनेमन होता है, उसमें आपके पास त्रिफला होता है, उसमें आपके पास फेनल होते हैं। इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ, इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ, कीटो के साथ और कुछ एडेप्टोजेनिक हर्ब्स के साथ आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये भी बताइए, कोई सप्लीमेंट्स हैं जिसको आप लेने से अपने लिवर को रिकवर कर सकें और जरा उसमें हेल्प मिल सके, वो कौन सी हैं और कौन सी लेनी चाहिए? सबसे पहले जो सप्लीमेंट आपने लेना है, अगर आप सिंथेटिक की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, आप इसका ऑर्गेनिक हर्ब भी ले सकते हैं, मिल्क थिसल, वो लिवर डिटॉक्स एक पूरे प्रोग्राम में, तो आपने मिल्क थिसल लेना है। ये सबसे प्रीमियम सप्लीमेंट है। मिल्क थिसल ना सिर्फ आपके फैटी लिवर को रिवर्स करने में काम आता है, बल्कि वो जो अभी एस्ट्रोजन की ज्यादती की मैंने बात की थी ना, मेरे पास जितनी भी पेशेंट्स आती हैं एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी की, सबकी प्रिस्क्रिप्शन में मैंने मिल्क थिसल लिखा होता है। 500 से 1000 मिलीग्राम डिपेंडिंग आपके पास केस किस इंटेंसिटी का, इसको आपने डेली एम्प्टी स्टमक लेना होता है। फिर आपने लेना है टडका, ये मैं सिंथेटिक सप्लीमेंट्स अभी बता रही हूँ, TUDCA, या रिफाइंड बाइल सॉल्ट्स ट्वाइस डेली विद मील्स, ताकि वो आपके लिवर से
सिक्रीशन जो है वो स्टार्ट करे। फिर आपने लेना है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स कहते हैं कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, स्पिनच, ये वाले जो सारे वेजिटेबल्स हैं, केल, इनका एक कंसंट्रेटेड सप्लीमेंट मिलता है। इनमें जो केमिकल होता है ना जो फैटी लिवर को रिवर्स करता है वो होता है डाई इंडोलाइल मीथेन डिम। इसका 500 मिलीग्राम डेली जो है वो आप एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं। जितने भी 100% ऑर्गेनिक ग्रीन पाउडर्स हैं, चाहे वो करेला है, चाहे वो मोरिंगा है, चाहे वो आंवला है, सारे के सारे ग्रीन पाउडर्स जो है वो जिगर की चर्बी काटते हैं। अदरक आपके पास बाइल की फ्लो स्टिमुलेट करता है, अदरक का पाउडर इंक्लूड करें वो जिगर की चर्बी काटता है। आपके पास जो 100% ऑर्गेनिक रॉ अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर विद मदर है वो जिगर की चर्बी काटता है, उसको आप अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखें। ऑल ऑफ दीस थिंग्स कैन कट योर लिवर। अच्छा सहर, ये जो बीमारी है लिवर से रिलेटेड जो जनरेट होती है, क्या ये आपकी मेमोरी पर भी असरअंदाज होती है? आपने बताया ना कि पाँव से डिस्टेंस है तो मेरे ख्याल फासला तो सर की तरफ भी काफी है। शॉर्ट टर्म मेमोरी को भी मुतासिर करती है। लव दिस क्वेश्चन, क्योंकि उस दिन मैं एक मेडिकल कॉलेज में बड़ा अरसा प्रोफेसर रही हूँ 2021 तक, तो वहाँ पे अल्जाइमर्स डिजीज का टॉपिक हर साल मेरे पास होता था। तो अल्जाइमर्स बुक में तो एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसमें था कि जी एक प्रोटीन होती है हमारे दिमाग में बीटा एमोइलाइड। बीटा एमोइलाइड की जब एबनॉर्मल फॉर्मुलेशन बने ना और वो दिमाग में टैंगल्स और जिसको आप पंजाबी में कहते हैं गुंजले बनाए तो अल्जाइमर्स डिजीज हो जाता है। खैर बड़े साल में उसको पढ़ाते पढ़ाते जब बोर हो गई तो मैंने कहा जरा इसमें प्रोब करते हैं। तो वो जो बीटा एमोइलाइड है ना वो आपके पास लिवर में बनना शुरू होती है। अगर आपके पास लिवर फंक्शनल नहीं है, लिवर फैटी नहीं है, लिवर के जो सेल्स हैं उसको पैरेंकाइमेटस सेल्स कहा जाता है, वो ठीक नहीं है, तो वो बीटा एमोइलाइड की गलत फॉर्म बनाएगा। अल्जाइमर्स डिजीज की शुरुआत यहाँ हो सकती है। थायराइड की शुरुआत लिवर में हो सकती है। लोग समझते हैं कि आपको पता है ये बहुत सारे लिवर के जो पेशेंट्स होते हैं इनके पैर गर्म भी होते हैं और बहुत सारों के पैर ठंडे भी होते हैं। उसकी रीजन ये है, लोग समझते हैं थायराइड हार्मोन की एक्टिव फॉर्म थायराइड ग्लैंड में बनती है, 90% लिवर में बनती है। 90% थायराइड हार्मोन लिवर में बनता है, सिर्फ 10% आपके पास थायराइड ग्लैंड में बनता है। अगर लिवर फैटी होगा आपका थायराइड भी नीचे जाएगा और पैर भी आपके ठंडे होंगे। अच्छा, तो अब लास्टली हमें ये बता दें कि हमारी ऑडियंस को कि जिगर की बीमारी से बचने के लिए कौन सी आदत हैं जिनको तर्क कर देना चाहिए और कौन सी ऐसी हैं जिन्हें अपना लेना चाहिए? कोई 2-4 इस तरह की। सबसे पहले सारी कोल्ड ड्रिंक्स और सारे फ्रूट जूसेस छोड़ दें, चाहे वो नेचुरल फ्रूट जूसेस भी हैं। नेचुरल फ्रूट जूसेस भी छोड़ दें सबसे ज्यादा, बिकॉज आपके पास शुगर 2 तरह का होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। जितने भी फ्रूट्स में आपके पास शुगर होता है वो फ्रुक्टोज होता है। चाहे आप नेचुरल फ्रुक्टोज भी लेते हैं, आपके पास सारे का सारा लोड आपके पास लिवर पे पड़ता है और वो फैटी लिवर का सबसे बड़ा कल्प्रिट फ्रुक्टोज है। वेजिटेबल ऑयल्स छोड़ दीजिए, जंक फूड छोड़ दें, शुगर छोड़ दें, और जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं प्लीज इसे छोड़ दें। लिवर का किलर है अल्कोहल। और अपनाना किन अच्छी आदत को चाहिए? इंटरमिटेंट फास्टिंग को, कीटो को, सुबह 1 घंटा वॉक करें, रात को जल्दी सोएं। डाइट में ये लिवर डिटॉक्स हर्ब्स जिनका मैंने जिक्र किया है इनको डेली बेसिस पे, चाहे नहीं भी है प्रॉब्लम मैं लेती हूँ, उसको आप इंक्लूडेड रखें। ग्रीन हर्ब्स को इंक्लूडेड रखें, गोश्त खाएं, अंडे खाएं, टेंशन फ्री रहें। अच्छा सहर, एक और चीज भी बता दीजिए, टाइमिंग के हवाले से बड़ी प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं ब्रेकफास्ट करना चाहिए 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे या सुबह आप 6 बजे कर लो, और रात के खाने में भी यही टाइमिंग का इशू है कि 9 बजे करें या 8 बजे करें। फिर साथ रूटीन को किस तरह मैच करें? जो घर आते ही 9 बजे हैं, जाहिर बात है वो 10 बजे डिनर करेंगे, तो इसके मामले में जरा रूटीन किस तरह मैनेज करें? अच्छा, मैं थोड़ी इस मामले में स्ट्रिक्ट हूँ। मैं क्लिनिक से 7 बजे आती हूँ, लेकिन मैं अपना डिनर, ये मेरा ड्राइवर बैठा हो, आप इससे पूछे, 4 बजे क्लिनिक पे कर लेती हूँ, डिनर कर लेते हैं, बनवा के लेकर जाती हूँ, बिकॉज आई हैव क्रॉस 35। अब अगर कोई 25 से 30 के बीच है तो उनको हम कहेंगे कि जी आप 7 साल की उम्र तक डिनर कर दें। कोई 30 से 35 के बीच है तो जी 5-6 बजे तक कर दें। कोई मेरी तरह बेचारा 35 भी टप गया है तो वो 4 बजे तक जो है, अभी आप लगती नहीं, वो डिनर, अल्लाह का शुक्र है, तो वो 4 बजे तक जो है वो आप डिनर कर लें। और नाश्ते को जितना घसीट सकते हैं घसीटें, आगे थकाएं खुद को, तड़पाएं खुद को। मैं हमेशा कहती हूँ यू हैव टू अर्न योर ब्रेकफास्ट, यू हैव टू विन योर ब्रेकफास्ट। जब तक थक टूट नहीं गए हैं उठने के 4-5 घंटे बाद तक नाश्ता मत करें, थकाएं खुद को। ये बड़ी अच्छी आपने बात की। नहीं तो बहुत सारे लोग कहते हैं 8 बजे करें, 8 बजे नहीं, आपको भूख लगवानी है खुद की बॉडी को। और सहारा, जब भी आप आते हैं तो मुनफरिद इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है और बहुत सारी अच्छी बातें करके जाती है जो शायद आपको बुक्स टॉपिक पे कुछ छोड़ा नहीं है सर, कुछ नहीं छोड़ा, अभी बहुत कुछ है बाकी, आपको मजीद दावत देंगे। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। तो नाज़रीन, आपको पता चल गया होगा कि आपने अपने लिवर का ख्याल कैसे रखना है, क्योंकि लिवर ही बेसिकली बुनियाद है, फाउंडेशन है हर बीमारी की जो आपको हो रही है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, अब बात करते हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल की, यानी कि बच्चों की। बच्चे किसी भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं, उनकी तालीम वो बुनियाद है जिस पर किसी मुल्क की तरक्की की इमारत खड़ी होती है। लेकिन सवाल ये है कि आज की तेज़ रफ्तार दौर में जहां दुनिया टेक्नोलॉजी और जिद्दत की तरफ बढ़ रही है, क्या हमारा तालीमी निज़ाम भी इस रफ्तार से हम आहंग हो रहा है? क्या हम अपने बच्चों को
ऐसी तालीम दे रहे हैं जो ना सिर्फ उनकी ज़हनी सलाहियतों को निखारें बल्कि उन्हें उनके मुस्तकबिल के हवाले से भी बेहतरी साबित करें। और ये एक बड़ा अहम सवाल है और खुशकिस्मती से पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इस मसले की अहमियत को समझते भी हैं और ना सिर्फ समझते हैं बल्कि इसको हल करने के लिए अमली इक़दाम भी कर रहे हैं। और हमारी अगली मेहमान शख्सियत भी एक ऐसी माहिर तालीम है जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम की खामियों को समझा और उनके हल के लिए जदीद तालीम पर मबनी कोर्सेज और कैम्ब्रिज तर्ज की वर्कशीट्स भी तैयार की हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समन राव। डॉक्टर समन, आपको वेलकम करते हैं सुनो पाकिस्तान में। बताइए कि बच्चों के लिए जदीद तालीम पर मबनी कोर्सेज और कैम्ब्रिज वर्कशीट्स तैयार करने का आगाज़ किस तरह से किया, क्या मोटिव था, क्या आपका पर्पस था, क्या हासिल करना चाहती थी इससे? अच्छा, एक जो जुनून होता है ना इंसान में, वो तब आता है जब आपको एक चीज़ की बहुत शिद्दत से ज़रूरत होती है और आपको उस चीज़ के ऊपर सप्रेस कर दिया जाता है। आई एम द किड कि जिसको एक स्क्रिप्ट दे दी जाए तो वो नहीं पढ़ सकता। आई वॉन्ट कि मैं अच्छा उसको देख तो लूँगी पर मैं उसको अपनी मर्जी से लिखूंगी, उसको याद करूँगी, उसके नोट्स बनाऊंगी। आई वुड लाइक टू मेक इट वेरी क्रिएटिव। रट्टा नहीं लगा सकती, रटलाइजेशन नहीं कर सकती। फिर कोरोना के पीरियड में मेरे भाई के साथ अब मुझे उसको पढ़ाना पड़ गया। अब जब मैं उसको पढ़ाती थी तो मैं कहती थी ठीक है पर प्रैक्टिस अब कहाँ से करवाऊँ इसको, कहीं से तो प्रैक्टिकल थ्योरी तो पढ़ा रही हूँ लेकिन इसकी प्रैक्टिस कहाँ पे करवाऊँ। तो फिर देखते देखते मुझे ये चीज़ एक एजुकेशन की बहुत समझ आई कि हमारे बच्चे जो इतना लैक करते हैं, जब आप उनसे सवाल पूछेंगे कि क्यों नहीं आया तो वो कहते हैं कि प्रैक्टिस ही नहीं की थी ना, आता ही नहीं था, समझ ही नहीं आया था, आता होता तो लिख आते। अब उसकी रीजन क्या है कि परसीव नहीं कर रहे होते आप बच्चों को वो चीज़ क्रिएटिविटी उसके अंदर डाल ही नहीं रहे हैं, उसको वो चीज़ समझ ही नहीं आ रही है। जब तक उसको समझ नहीं आएगी, उसके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे, जब तक वो एक चीज़ को, एक क्वेश्चन को 10 डिफरेंट वेज में प्रैक्टिकली लिखेगा नहीं तो उसे समझ कैसे आएगा। अच्छा, अब मुझे ये बताइए समन, आपने एक हल निकाला है लेकिन हल इंसान तब निकालता है जब आपको प्रॉब्लम का पता होता है, कोई डायग्नोज की होती है आपने मसला। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में आपको कौन कौन सी खामियां नज़र आती हैं स्कूल सिस्टम के अंदर, कॉलेज सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से आपको लगता है कि हमारा बच्चा इस वजह से क्रिएटिविटी में लैक करता है? एक तो बिल्कुल भी क्रिएटिविटी नहीं है। सिलेबस वो है जो बहुत पुराना है, जिसका कोई प्रैक्टिकली इम्पैक्ट है ही नहीं आने वाले फ्यूचर के अंदर। मैंने भी वही पढ़ा है, सब वही पढ़ रहे हैं, आगे वाली जनरेशन भी वही पढ़ रही है और दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रही है। एक तो सिलेबस बहुत लैक करता है, दूसरा सिलेबस सेम नहीं है। हर स्कूल कुछ ना कुछ डिफरेंट सिलेबस पढ़ाता है। अब हर बच्चा जो एक किसी छोटे स्कूल से आया है, अब वो किसी बड़े स्कूल में compete नहीं कर पाता क्योंकि एटमॉस्फेयर बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो हमें एक तो सिलेबस जो है वो डिफरेंट करना चाहिए, स्कूल्स को चेंज करके एक कंबाइंड सिलेबस बनाएं। दूसरी चीज़ ये है कि आप बच्चे को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का ऑप्शन दें। आप ये नहीं लिख सकते कि जो बुक में डेफिनेशन है आपको वही लिखनी है, एज इट इज आपको लिखना आप है, किया जाता है बच्चों को। मैं आपको एक बहुत हैरानकुन बात बताती हूँ कि मैं अपने स्कूल से रेस्ट्रिकेटेड बच्चा हूँ, ठीक है। एक तो चलो बैक बेंचर, वैसे जितने निकाले गए हैं वो बड़े-बड़े बिलियनर हैं। मुझे ना स्कूल से निकाल दिया गया फॉर द रीजन कि मुझे बुक्स की चीज़ें नहीं याद होती थी। एंड आई वाज द वन जो पूरी क्लास को नोट्स बना के देती थी हाइलाइट्स के साथ कि ये पढ़ते हैं कि इजी वे है। और हम बच्चों को ना, बच्चों की स्टेज पे जाके नहीं सोचते, हम क्यों नहीं सोचते। मैं एक सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ कि जितने बच्चे, आपको पता है बहुत बच्चे जो हैं अभी एजुकेशन 3 लाख और समथिंग तो स्कूल्स हैं, आप बच्चों से ये पूछें कि क्या वो अपनी एजुकेशन से खुश हैं, क्या वो खुशी से स्कूल जाते हैं। हम बड़े हो गए ना, अब हमें तो कोई धक्के से नहीं भेज सकता ऐसे, लेकिन बच्चा है, उसकी अभी पास 2 पावर्स हैं, वो सुन सकता है और वो देख सकता है, वो भी बोल नहीं सकता, ठीक है। लेकिन वो इमोशंस के थ्रू बता देता है समन कि वो नहीं जाना चाहता और वो रोता है और वो कहता है कोई ना कोई बहाने लगाता है। बड़े होते हैं तो फिर शायद वो मेरे जैसे बनते हैं कि कुछ डिफरेंट करना है, वी हैव टू चेंज दिस। और ऐसे लोगों की सोसाइटी को हमेशा से जरूरत है। डॉक्टर समन, आपने अपना मसला तो बताया, अपनी परेशानी भी बताई, ये बताएं कि वर्कशीट्स को मकामी जो हमारा इस वक्त निसाब चल रहा है उससे आवाहन करने में किन मुश्किलात, दुश्वारियों का आपको सामना करना पड़ा और किस तरह से आपने फिर उनका हल निकाला? ये ना एक बहुत बड़ा मसला था मेरे लिए। इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग। आई एम द यंगेस्ट कंसल्टेंट एट द टाइम और मैं वो नहीं थी कि जिसने पहले आकर मसले बताए। मैंने पहले हल निकाला, देन आई केम टू इट कि ये पीछे मसला चल रहा है, इसको सॉल्व किया जाए। मुझे बहुत सारे स्कूल्स, पब्लिशर्स ने बहुत शटअप कॉल्स दी कि डोंट डू इट, अगर करना है तो फैक्ट्स एंड फिगर्स मत रेज करो, ये चीज़ें मत बताओ कि आप इतना कुछ लेंगे और फिर होगा कुछ नहीं। अल्टीमेटली आपने करवानी तो प्रैक्टिस इन्हीं चीज़ों से है, तो डायरेक्टली क्यों नहीं आते हैं। मेरे प्रोडक्शन हाउसेस के अंदर बहुत से स्कूल्स की कॉल्स आती है, वो बहुत कोशिश करते हैं कि अगर देखिए मेरा प्रोडक्ट यूनिक नहीं है, ये चीज़ें अच्छी नहीं है, तो आप लोग क्यों लेना चाहते हैं।
आप लोग क्यों कोशिश करते हैं मेरे प्रोडक्शन हाउसेस में कॉल्स कर करके कि हमें इसकी पीडीएफ्स आप दे दें। जितनी मुश्किल मैंने फेस की है, लेकिन सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे इसमें पाकिस्तानी पेरेंट्स ने किया। दे आर द वन जिन्होंने कहा कि हम ये चीज़ तो ढूंढ रहे थे जो हमारे बच्चे पूरे साल में कवर नहीं कर पाते। लेकिन समन, आप इसमें फाइनेंसेस भी मैटर करें। जो पेरेंट्स आपको बुक्स के लिए पैसे दे रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनको पता चल रहा है कि बच्चों के लिए ये यूजलेस है, बच्चों को पढ़ाई नहीं जा रहे, हमारे बच्चे कुछ सीख नहीं रहे, तो उनके लिए कितना बड़ा ड्रॉबैक है। एक ना बड़ी ट्रिक है पाकिस्तानी मार्केट में, आपने स्टोरी बुक भी देनी है ना तो आप 10 तरह की सीरीज बना के स्टोरी बुक दे देंगे, ताकि वो डिफरेंट करके हर सारी बुक्स है ना वो अलग अलग पैसे से। अगर आपको इतना ही शौक है एजुकेशन का, आप चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें, आप उसको कंबाइन करके क्यों नहीं इसको प्रेजेंट करते। और पेरेंट्स के साथ बर्डनाइज क्यों किया जाता है कि हर चीज़ की ना डिफरेंट, वर्क बुक भी डिफरेंट कर दी, टेक्स्ट बुक भी डिफरेंट कर दी, नोटबुक भी डिफरेंट कर दी, रजिस्टर भी डिफरेंट कर दी, कॉपीज भी डिफरेंट कर दी। मतलब एक ऐसे पोर्शन बना दी कि बच्चे को ना इतना ज़्यादा, हम लोगों ने उसको समराइज किया, उसको समअप किया और वो चीज़ें ली जो बच्चों के लिए प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा काम आती हैं, जो उनके लिए यूजफुल हैं। वो चीज़ें बिल्कुल भी हमने अपनी सिलेबस में इंक्लूड ही नहीं की, इसका कोई फ़ायदा ही कोई नहीं करवाने का। ठीक है। अच्छा डॉक्टर समन, ये बताएं कि जिस तरह से आप बता रही थी कि बड़ा फरसूदा निज़ाम तालीम है, वही चीज़ें चलती आ रही हैं साल साल से, आप क्या समझती हैं जदीद दौर के मुताबिक कौन सी चीज़ें हैं, कौन से स्किल्स हैं जो कि बच्चों को सिखाए जाने चाहिए और इसका आगे चल के बहुत फ़ायदा हो? हम लोग कहते हैं कि आप बच्चों को प्रैक्टिकली लर्निंग करवाएं और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाएं। आप उन्हें कोई भी कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं तो आप इस हद तक महदूद ना रहें कि वो सिर्फ पढ़ेगा और उसको एक आधी दफ़ा लिख लेगा। ऐसे बच्चों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे आप कौम नहीं बनाते हो, ऐसे आप तालीम नहीं देते हो जब तक आप उसको प्रैक्टिकली नहीं करते हो। और जब बच्चा प्रैक्टिकली कुछ करने लगता है ना, उसको तभी पता चल जाता है कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ पर है। सही, मैं साइंस में जाना चाहता हूँ, मैं इंजीनियरिंग साइड पे जाना चाहता हूँ, मैं रोबोटिक्स वाली साइड के ऊपर जाना चाहता हूँ। फैसला लेना आसान हो जाता है। फैसला लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, लेकिन उससे पहले हम उसे आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाने देते। हम उसको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट की हद तक महदूद रखते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे कॉलेज में एक दफ़ा एक स्टूडेंट थी, उनके ना 98% आए। अच्छा। हम लोगों को सबको पीछे करके तो उनको आगे करके और बुके दिए जा रहे हैं और सब कुछ किया जा रहा है। आई प्रॉमिस वो जो स्टूडेंट हैं वो आज शादी करके 2 बच्चे करके घर बैठे 98% तो ले लिए होंगे, बस उन्होंने रट्टा लगा के पेपर तो दे दिया। फिर जब प्रैक्टिकली लाइफ में वो गई, उन्हें पता चला वो ना हो सका उनसे। अच्छा, अब ये चैलेंज भी आता और है। आगे चले जब अपने बच्चों को पढ़ाने लगेंगे तभी पता चल जाएगा। अच्छा समन, आपके ना आप काम के हवाले से बात कर लेते हैं। अब तक आपने कितने क्लास के कोर्सेज जो हैं तरतीब दे दिए हैं? और अभी तो आपने जिक्र किया कि पेरेंट्स ने आपको काफ़ी सपोर्ट की है, लेकिन हमें इस हवाले से तफसीलन बताइएगा कि पेरेंट्स का क्या रद्द अमल था जब आप ये काम शुरू कर रही थी? हमें सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट एक तो ऑब्वियसली पेरेंट्स ने किया, हमें इंटरनेशनली बड़ा रिकग्नाइज किया गया। हमारा सबसे ज़्यादा जो कोर्स इस टाइम जा रहा है, यू वुड नॉट बिलीव, वो बाहर जा रहा है। क्या बात है? बाहर के पेरेंट्स को ये अट्रैक्ट करता है इतना ज्यादा कि वो ले लेके, और हम सबसे ज्यादा क्या बचा है, वो दे रहे हैं ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। क्रिएटिविटी, वो समझ रहे हैं कि बच्चों को क्रिएटिव बनाना है, हम लोगों ने इंडिपेंडेंट बनाना है, आउट ऑफ द बॉक्स बनाना है, अपने बच्चे को रटा नहीं लगवाना। तो कितनी क्लासेस का कोर्स हो चुका है अभी हमारा टोडलर से लेकर ग्रेड 7 तक कंप्लीट हो गया है। 8 पे हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं, अभी बना रहे हैं। डॉक्टर समन, ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए ना, हम बाहर की चीज़ें अडॉप्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ये मेरे लिए बड़ी यूनिक बात है कि यहाँ से जो है वो कोर्स को वो बाहर जनाब भेजा जा रहा है। तो हुकूमत से क्या आप अपील करना चाहेंगी, अगर वो कोई इस तरफ कानधारी दें कि जनाब हमारे साथ कोई काम करें, क्या बेहतरी ला सकती है हम निज़ाम तालीम के अंदर हुकूमत के साथ मिलकर? देखिए, वो कहते हैं कि ये बात अलग है कि तुम समझो ना समझो कि ज़माना बदल रहा है, पत्थर से फूल खिल रहे हैं, चिराग आंधियों में जल रहा है। ये चीज़ जो अगर हमारी हुकूमत समझ जाए, जो को समझ रहे हैं कि हमारा सिलेबस, खुदारा बच्चों का सिलेबस जो है वो एक किया जाए, हमारे बच्चों के अंदर ये अच्छा बुरा का कॉन्सेप्ट इस एज के अंदर मत लाया जाए। बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं जब आप किसी एक प्राइवेट सेक्टर का और पब्लिक सेक्टर का जो सिलेबस है वो बहुत डिफरेंट होता है, वो कम्पीट नहीं कर पाते। दूसरी चीज़ ये है, खुदा के लिए पेरेंट्स को इन्वॉल्व रखें, पेरेंट्स को बताएं कि आप क्या करवा रहे हैं और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने क्या करवाना है। तीसरी चीज़, आप टीचर्स की जो थोड़ी सी ट्रेनिंग सेशंस बेहतर करें। वो पुराने ज़माने के जो भी फिलहाल पढ़े हुए टीचर्स हैं, वो इतने छोटे बच्चों को दोबारा की ज़रूरत है, इनको तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ये चीज़ें करवाने की, और इनको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह ट्रीट किया जाता है ना बच्चों को, समहाउ
एग्रेशन के साथ उस पर भी बेहतरी लाने की बहुत जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बच्चों की स्टडीज कोर्सेज तो छोड़ दें, आप उनकी ग्रूमिंग देखें, पर्सनालिटी देखें, आपको पता चल जाएगा Confidence है कि ये आपको पब्लिक पता चल सेक्टर जाता का है और ये प्राइवेट सेक्टर का। थैंक यू सो मच समन फॉर कमिंग और इतना अच्छा अपने प्रोजेक्ट का आगाज किया। पाकिस्तान के लिए आप कुछ करें, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए करें। आज बहुत सारे पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली आगे जाके भी आपको हुकूमत भी सपोर्ट करेगी, हमें उम्मीद है, और आपके साथ इस चीज में सपोर्ट भी करेगी और आपको हेल्प आउट भी करेगी। थैंक यू सो मच। नाजरीन, अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान वंस अगेन। मार्गरा हिल्स नेशनल पार्क इस्लामाबाद का दिल कहलाने वाला कुदरती मकाम, जो कि ना सिर्फ हसीन नज़ारों का घर है बल्कि यहाँ की हयातियात और माहौलियात पूरे खित्ते के लिए निहायत अहम है। लेकिन बदकिस्मती से बढ़ती हुई आलूदगी और बेहतियाती के बायस ये खूबसूरत पार्क जो है ये खतरात से दो चार हो रहा है। और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं माहौलियाती मुहाफ़िज़ से, जिन्हें आप हकीकी मायनों में कुदरती हुस्न का निगमान कह सकते हैं। हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट एक्टिविस्ट मंसूर शेरवानी की, जो मार्गला हिल्स नेशनल पार्क को आलूदगी से बचाने और यहाँ की कुदरती खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए बहुत से काम कर रहे हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान मंसूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मंसूर, सबसे पहले बताइएगा कि मार्गला हिल्स नेशनल पार्क के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल आपके दिल में कैसे आया? जी बिल्कुल, जब मैं इधर हाइकिंग करने जाता था मैं देखता था कि लोग रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, लिटरिंग कर रहे हैं, मंकी फीडिंग कर रहे हैं। तो एज अ पाकिस्तानी, एज अ नेचर लवर मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। तो मैंने अपनी मदद आपके तहत एक स्टेप लिया और सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के मैं वहाँ पे पहुँच गया और आने वाले लोगों को बताना शुरू कर दिया, अवेयर करना शुरू कर दिया कि भाई एक नेशनल पार्क है, आप इसमें ये कर सकते हैं, ये नहीं। तो एक साहब मुझे मिले, कहते यार मैं 20 साल से आ रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं है कि ये एक नेशनल पार्क है और आप जैसा बंदा खड़ा होकर हमें समझा रहा है। तो मैंने कहा सर मैं आपकी खिदमत के लिए खड़ा हूँ। तो मैंने वहाँ पे फिर कचरा भी उठाना शुरू कर दिया। मैं सिर्फ यानी कि कहता नहीं हूँ, मैं करके भी दिखाता हूँ। मैंने वहाँ पे कचरा उठाना शुरू कर दिया, मैंने वहाँ पे डायपर उठाए और लोगों को करके दिखाया कि देखिए हमारा माहौल ख़राब ना करें। हमारे जब एक नेशनल पार्क होता है तो वाइल्ड लाइफ भी होती है, हमें वाइल्ड लाइफ का भी ख्याल करना है। जैसे यहाँ पे नो स्मोकिंग, नो लिटरिंग, नो मंकी फीडिंग, नो वुड कटिंग, नो हंटिंग, ये हमारे बहुत बड़े मैसेजेस हैं। ये जब मैं लोगों को बताता हूँ तो लोग यानी कि मैंने फिर काफ़ी तल्ख रवैयों का भी इसमें सामना किया, लेकिन लोगों ने सराहा भी बहुत। बड़ी ज़बरदस्त बात है। मंसूर, ये बताइए, आपने मंकी फीडिंग की बात की, ज़रा ये भी हमारे नाजरीन को बता दीजिए जो कि आपको देख रहे हैं, इसके क्या नुकसानात है और ये क्यों नहीं करना चाहिए, इसे अवॉइड करना चाहिए? सर नो मंकी फीडिंग हमारा बहुत बड़ा मैसेज है। उसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला ने अगर बंदर पैदा किए हैं तो उनके नेचुरल हैबिटेट में उनके खाने पीने की हर चीज़ रखी है। जब हम बंदरों को खुराक देते हैं, बंदर लेजी हो जाता है, रोड के किनारे आके बैठ जाता है, सयाहों पे हमला करता है। आए दिन शिकायत आती है कि जी हमारे घर पे बंदर आ गए। और आपको बताता चलूँ कि बंदर के काटने से जो सेम डॉग बाइटिंग का होता है वही प्रोसीजर होता है, वही आपको बीमारी भी लग सकती है। जी बिल्कुल, इस वजह से हम मना करते हैं। अब मैं एक दफ़ा ना अवेयरनेस कर रहा था, एक साहब आए तो वो ना हॉट पॉट ले आए, उसके अंदर देसी घी के पराठे थे। मैंने कहा सर ये क्या? कहता बंदरा वास्ते ले आंदे। मैंने कहा सर जी ये पराठे तो आप मुझे दे दें, हमें ऐसे देसी घी मंकी लवर होंगे डेफिनेटली वो। हो सकता है सवाब की नीयत से लाए हो वो मंसूर वहाँ पे। जी बिल्कुल, तो मैंने कहा जी आप सवाब की नीयत से और भी बहुत काम कर सकते हैं, हमारे बंदर खराब कर रहे हैं। फिर कहते तेरे ते अल्लाह का अजाब होएगा। क्यों सर? तेरी वजह तो बंदर भूखे ने। मैंने फिर उनको समझाया, मैंने कहा सर आप या तो पूरे मार्गला का ठेका ले लें, आप सारे बंदरों को खुराक दें, हम कहेंगे एक साहब आते हैं पराठे देते हैं तो कहते हैं। फिर मैंने कहा सर आपकी वजह से हमारे बंदर खराब हो रहे हैं, वो रोड के किनारे आके बैठ जाते हैं, एक्सीडेंट में मर जाते हैं। मंसूर, हम ये समझ सकते हैं डेफिनेटली कि जो काम आप कर रहे हैं डेफिनेटली वो बहुत मुश्किल है। हमें इस हवाले से भी आगाह कीजिए कि मार्गला हिल्स पर मुनाल रेस्टोरेंट के खात्मे के बाद वहाँ शजरकारी की मुहिम का आगाज़ किया गया, इस इकदाम को आप कैसे देखते हैं? जी बहुत अच्छा ये इकदाम है कि देखिए ये रीवाइल्डिंग प्रोजेक्ट है, मार्गला व्यू पॉइंट इसको नाम दिया गया है। यहाँ पे जो यहाँ के नेटिव दरख्त हैं वो लगाए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा पानी का पॉन्ड भी बनाया जाएगा जिसमें रेन वाटर सेव किया जाएगा, जो ड्राई सीजन में काम आएगा, जो फायर फाइटिंग वाले होते हैं उनके लिए भी काम आएगा। फिर WWF यहाँ पे एक छोटा सा विजिटर इंफॉर्मेशन सेंटर भी बना रहे हैं, वहाँ पे लोग होंगे, फायर फाइटिंग वाले होंगे और एक छोटा सा प्रे एरिया भी यहाँ पे बनाया जाएगा और बेंचेस होंगे और यहाँ पे जो अवेयरनेस के बोर्ड लगाए जाएंगे जिसमें यहाँ पे जितने भी परिंदे हैं या जानवर हैं उनके बारे में लिखा जाएगा। बहुत अच्छा व्यू होगा। पार्किंग तो यहाँ पे है, आप यहाँ पे गरीब अमीर हर तरह का आदमी आके बैठेगा, एंजॉय करेगा, इस्लामाबाद का नज़ारा देखेगा और ये आने वाले दिनों में बहुत अच्छा होगा। आप देखेंगे जब दरख्त बढ़ना शुरू हो जाएंगे, एक साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा
और उसके बाद ये यानी यहाँ की मंसूर ये wilderness साल के बाद लिए इतना इस्लामाबाद कवर हो राजू- जाएगा कि आपको ये पहचानने में भी मुश्किल होगी कि यहाँ पर कभी कोई रेस्टोरेंट था, ऐसा होगा? जी बिल्कुल ऐसा होगा। एक साल बाद आप देखेंगे आपको बहुत बड़ा जबरदस्त। नजर आएगा चेंज। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये अभी भी मैं जब वहाँ जाके खड़ा होता हूँ तो मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यू पॉइंट है। और इंशाल्लाह जब ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट तो ये दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यू पॉइंट होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। अच्छा मंसूर, जैसे कि अभी कुछ देर पहले आप गुफ्तगू कर रहे थे इस हवाले से कि लोगों को समझाना कि आप गंद मत खिलाएं, आप जानवरों पर इस तरह उनको खाना मत खिलाएं क्योंकि वो हमला कर सकते हैं, आप कूड़ा ना फेंकें, चीज़ों का ख्याल रखें, स्पेस का ख्याल, एक बड़ा मुश्किल काम है। बताइएगा कि एक तो कोशिश आपने बताई, किसी ने आपको काफ़ी बुरा भला कहा, लेकिन लोगों को बात समझाना आपको क्या लगता है क्यों इतना मुश्किल है? क्योंकि ये एक आम सी बात है कि आपकी खूबसूरत मकामात हैं पाकिस्तान के, उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है फॉर द टूरिज़्म। जी बिल्कुल ऐसी है। देखिए असल में एक हमारे अंदर एक ये चीज़ है कि मुझे रोका, तो अक्सर मैं जब मैं लोगों को रोकता हूँ तो मैं बड़े प्यार से स्माइलिंग फेस से उनके मूड देखते हुए उनसे बात करता हूँ। क्योंकि मैं देखें अगर लोग आगे से मुझे गुस्से का इजहार करेंगे, मैं भी गुस्से का इजहार करूंगा, तो अवेयरनेस मैन का क्या फ़ायदा। समझाना इसलिए मुश्किल है कि अगर आप किसी को रोकते हैं, उन्हें कहते हैं कि भाई आप ये वायलेशन यहाँ ना करें, सबसे पहले उसके अंदर वो आ जाती है अच्छा मुझे रोका, मुझे कह दिया। इस चीज़ का मुझे बहुत सामना करना पड़ता है कि मैं घबराता नहीं हूँ, मैं फिर भी लोगों की बातें अच्छी तरह सुनता हूँ, पहले उनकी सुनता हूँ, उसके बाद प्यार मोहब्बत से उनसे बात करता हूँ, उनके गले मिल जाता हूँ। एक साहब ने मुझे कहा कि तेरी औकात क्या है, तूने मुझे रोका यहाँ पे, तो मैं उनके जाके गले मिल गया। मैंने कहा सर मैं एक छोटा सा बंदा हूँ, आप जैसे पढ़े लिखे बंदे हमारा साथ नहीं देंगे तो कौन हमारा साथ देगा। तो एंड पे वो हंस पड़े और अब वो मेरे साथ मिलके इस सफाई की मुहिम में शामिल हो गए। बिल्कुल, देखे ना, अब कंधा पेशानी से, हुस्न अखलाक से आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं और उससे अपनी बात मनवा भी सकते हैं। क्या खूबसूरत मिसाल है। मंसूर, ये बताइए कि हुकूमत के करने के, महकमा वाइल्ड लाइफ के करने के कौन से काम हैं जिससे आप बेहतरी ला सकते हैं जनाब मारगला हिल्स में, इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने में, इसको मज़ीद निखारने में? देखिए इसके अंदर ये होगा जैसे हमें कुछ जैसे साइन बोर्ड हैं वो यहाँ पे चाहिए, स्टाफ की कमी होती है, स्टाफ यहाँ पे यानी कि थोड़ा बढ़ा दें। इससे ये फ़ायदा होगा, बोर्ड लगने की वजह से लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे आपने क्या करना है क्या नहीं करना। और जो फाइन्स वगैरह हैं कुछ वो भी यहाँ पे शुरू कर दिए जाएँ, और जो स्टाफ है उसकी बहुत कमी है, ये चीज़ें बढ़ा दी जाएँ तो इंशाल्लाह ताला इसकी वजह से ये होगा कि ये मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएगा और जो लोग यहाँ पे जो वायलेशन करते हैं वायलेशन नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा हमें ये भी बता दीजिए कि एक तो साइंस वगैरह के हवाले से आपने बात कर दी, इसके अलावा हुकूमत और वाइल्ड लाइफ को मारगला हिल्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद और क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है बिसाइड्स दैट साइंस? देखिए उनको ये इक़दाम करने की ज़रूरत है कि सबसे पहले यानी कि जो वाइल्ड लाइफ वाले हैं इनके पास स्टाफ की बड़ी कमी है, उनके पास स्टाफ ज़्यादा दिया जाए। जब वो स्टाफ यहाँ पे ज़्यादा होगा, प्रॉपर जगह पे जाके बैठेंगे, हर जगह हर ट्रेल पे जाएंगे, हर पहाड़ी पे जाएंगे, उसकी वजह से बहुत इसमें बेहतरी आएगी। इसके अलावा जैसे यहाँ पे वुड कटिंग होती है उसकी भी रोकथाम की जाए। इसके अलावा जब आगे शजरकारी मुहिम आती है वहाँ पे शजरकारी लगाई जाए। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे पिछले साल हम लोगों ने सीड बॉल गवर्नमेंट ने यहाँ पे फेंके थे मारगला नेशनल पार्क में। वो जो सीड बॉल थे वो मैंने जब उनको देखा उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं यही कहूँगा गवर्नमेंट से कि वो अच्छी क्वालिटी वाले सीड बॉल फेंके ताकि वो ज़ाया ना हो और उनका हमें फ़ायदा हो आने वाले दिनों में। बिल्कुल ठीक है। मंसूर, ये भी बताइएगा कि जो जंगली हयात है आपको क्या लगता है मारगला हिल्स में उन्हें कौन से जो हैं वो खदशात हैं और कौन सी ऐसी जो हम देख रहे हैं कि जो नस्लें हैं जानवरों की जो कि मादूम होती जा रही हैं, उनको बचाने के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, फौरी तौर पर, हंगामी तौर पर हमें क्या करना चाहिए? देखिए हंगामी तौर पर ये करना चाहिए कि यहाँ पे जो इलीगल हंटिंग है उसको रोकना चाहिए, लोग जो चले जाते हैं उनको रोकना चाहिए। उसकी वजह से जब स्टाफ बढ़ेगा और हुकूमत तवज्जो देगी तो ये चीज़ें नहीं होंगी। और जो वुड कटिंग है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। देखें यहाँ पे 38 मेमर्स हैं, 32 रेप्टाइल्स हैं, 350 तरह के परिंदे हैं और 650 तरह के यहाँ पे दरख्त हैं और 9 यहाँ पे एम्फीबियंस हैं और एक हमारी यहाँ पे ग्रे गोराल बकरी थी जो सिर्फ शिकार की नजर हो गई, लोग टिक्का बोटी बना के खा गए। ओहो, दैट्स सैड। बिल्कुल ठीक है मंसूर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और बड़ा ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं, हम तो अप्रिशिएट टिक्का बोटी पे हालांकि वो किसी और चीज़ की भी कर सकते थे, किसी मुर्गी की भी दुकान से लेके कर सकते थे, लेकिन जनाब उन्होंने उसी को जो है हलाल करना जो है मुनासिब समझा, तो अब खिलाफ उनकी कार्रवाई तो होनी चाहिए जो कि बड़ा ज़रूरी है मजाक से हटके। तो मंसूर का तो जनाब काम अच्छा है और उम्मीद करते हैं और भी लोग मैदान में उतरेंगे और जनाब
माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस तरह काम करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनली इसको बड़ा रिकग्नाइज किया जाता है। रिकग्नाइज किया जाता है डेफिनेटली। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी डिफरेंट टॉपिक्स के साथ, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के साथ, सेगमेंट्स के साथ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।